हेलो। आप प्लीज ये अपनी तो मैं वीडियो ऑन आपको, रखिए हाँ प्लीज। हाँ 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 हाँ, मैं इसको केवल इंट्रोडक्शन के तौर पे ले रहा हूँ, तो आप प्लीज लिखना जरूरी नहीं, इसके लिए डोंट वरी, ठीक आप है सर। लिखेंगे नहीं तो ठीक है चलेगा। सर। हाँ। राइट। या सो सबको आ जाने दीजिए, एक मिनट रुकिए, आज थोड़ा ओके। सो बेसिकली हम जो अभी पढ़ेंगे उसमें लोकाही न्यूमरोलॉजी जो है, वो लोकाही न्यूमरोलॉजी हमें ये गाइड करेगी कि हमारी लाइफ के अंदर पर्पस क्या है हमारी लाइफ का, और हमारी लाइफ में हमें कैसे आगे बढ़ना है, इसके बारे में हमें लोकाही न्यूमरोलॉजी जो है वो गाइड करेगी। तो लोकाही न्यूमरोलॉजी का मेन पर्पस है हमारी लाइफ के पर्पस को आइडेंटिफाई करना और वो लाइफ के पर्पस के हिसाब से आगे बढ़ना। राइट। तो दिस इज लोकाही न्यूमरोलॉजी। नाउ लास्ट में हम पढ़ेंगे लोशो ग्रिड। अब सभी लोग, काफी लोग इसमें से आप जानते हैं व्हाट इज लोशो ग्रिड। लोशो ग्रिड क्या होता है? वो एक एक्चुअली पर्टिकुलरली एक चार्टिंग का मेथड है, चाइनीज न्यूमरोलॉजी जिसे हम कहते हैं, चार्टिंग का मेथड है। और वो चार्टिंग के मेथड से हमें बेनिफिट ये होता है कि पर्सन का कैरेक्टर के बारे में हमें थोड़ा आइडिया लगता है। और जब प्रेडिक्शंस करने होते हैं तो हमें चार्टिंग करना पड़ता है, तो हम वैदिक मेथड से भी चार्टिंग कर सकते हैं और लोशो ग्रिड मेथड से भी चार्टिंग कर सकते हैं। आपको जो मेथड से समझ में आया वो मेथड से आप चार्टिंग कर सकते हैं, पर आप एक मेथड को अगर पकड़ के चलते हैं चार्टिंग का, तो फिर उसको ही पकड़ के आगे चलिए। आपको जो समझ में आता है वो मेथड से आप चार्टिंग करके आगे बढ़ सकते हैं। नंबर्स का कैरेक्टर सेम रहेगा, नंबर के कैरेक्टर में कोई फर्क नहीं आएगा, बट खाली आपको चार्टिंग से समझ में ये आएगा कि क्या नंबर कहाँ बैठ रहा है, क्या नंबर कहाँ नहीं बैठ रहा है। तो उसकी वजह से आपको पर्सन के कैरेक्टर में, पर्सन के थॉट प्रोसेस में क्या क्या फर्क हो रहा है वो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। तो इसीलिए क्या है कि इसीलिए हम इसको लोशो ग्रिड को पढ़ेंगे। तो ये सारी जो मेथड्स है वो न्यूमरोलॉजी की मेथड्स है, जिसके अंदर हम आगे कोर्स में सारी चीजें पढ़ेंगे। इसके अलावा मैं आपको मैनिफेस्टेशन की मेथड सिखाऊंगा, जिसके अंदर जो भी रेकी से हैं उनको सबको पता होगा, स्विच वर्ड्स होते हैं, एनर्जी सर्कल्स होते हैं, हीलिंग कोड्स होते हैं। तो ये सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। उसके बाद कुछ एक मैनिफेस्टेशन की मेथड्स होती हैं जिसे हम 369 मेथड कहते हैं, 555 मेथड कहते हैं। फिर इसके बाद हम वाटर मैनिफेस्टेशन मेथड्स होती हैं। तो और भी दो तीन मेथड्स होती हैं, वो मेथड्स आपको मैं सिखाऊंगा। वो मेथड्स के थ्रू हम कैसे चीजों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं वो पूरी थियरी आपको बताऊंगा, और वो कैसे वर्क करता है वो आपको पूरा सिखाऊंगा। इसके अलावा मैं आपको ग्राफोलॉजी का बेसिक सिखाऊंगा और उसके साथ में सिग्नेचर एनालिसिस सिखाऊंगा। ग्राफोलॉजी का बेसिक मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ग्राफोलॉजी का बेसिक इसलिए सीखने की जरूरत है कि उसके अंदर बहुत डीप है, वो ग्राफोलॉजी भी बहुत डीप साइंस है। बट उसके अंदर हम उसकी लिखावट क्या होती है, उसका कैसे वो लिखते हैं, कैसे मार्जिन छोड़ते हैं, कैसे उनका स्लैंटिंग होता है, किस प्रेशर से वो लिखते हैं, ये सब चीजें क्या होती है कि आदमी के कैरेक्टर को समझने के लिए बहुत आवश्यक होती है। मतलब इतने से आपको समझ में आ जाता है। फिर उसके बाद बहुत सारे अल्फाबेट्स का लिखने का भी एक तरीका होता है, पर उसमें हम नहीं जाएंगे। उसका रीजन ये है कि बाकी सारी चीजें हमें न्यूमरोलॉजी से पता चल जाती है। बट ये क्या होता है कि बेसिकली ग्राफोलॉजी का पर्पज ये होता है कि वो पर्सन का करंट माइंडसेट क्या चल रहा है, करंट सिचुएशन क्या चल रही है उसकी, वो हमें पता चल जाता है से। तो इसलिए ग्राफोलॉजी को इस कोर्स में कवर करने का मेरा जो रीजन है वो यही है, इसलिए हम ग्राफोलॉजी को कवर करते हैं। जैसे ग्राफोलॉजी का बेसिक पर्पस प्रैक्टिसिंग जब हम करते हैं तो ये होता है कि इन द मॉर्निंग जब आप वेकअप होते हैं, दैट इज इन द अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock 6 o'clock, जब भी आप उठते हैं तब फ्रेश माइंड से हम किसी के ऊपर भी ग्राफोलॉजी का रीडिंग करना चाहते हैं तो उनसे वो लिखवाते हैं। तो तभी क्या होता है, वो सब कॉन्शियस से निकल के बाहर आए होते हैं, तो वो टाइम पे हम इसलिए लिखवाते हैं क्योंकि हमें वो पर्सन का करंट माइंडसेट क्या है क्या नहीं है वो पता चलता है। इसलिए ये ग्राफोलॉजी को हम इसमें कवर करते हैं। और सेम वे में सिग्नेचर जो होता है, वो सिग्नेचर आप क्या लोगों के सामने, आपकी पर्सनालिटी है, क्या इमेज है, क्या प्रेजेंट करते हैं आप अपने आप को, तो वो जो होता है वो सिग्नेचर होता है। और सिग्नेचर को भी चेंज करने से आपकी लाइफ में काफी सारे चेंजेस आते हैं। मैं खुद उसका एक एग्जाम्पल हूँ और मैंने काफी लोगों का देखा भी है। तो इसलिए हम सिग्नेचर एनालिसिस को करेंगे, और सिग्नेचर से भी आपको पर्सन का कैरेक्टर जो है वो आपको पता चलेगा कि वो क्या सोचते हैं, कैसी उनकी सोच है, क्या है क्या नहीं है, तो वो पता चलेगा। और लास्टली मैं आपको कुछ प्रेडिक्शन मेथड सिखाऊंगा, जैसे राइस प्रेडिक्शन मेथड्स होता है, कॉरिस प्रेडिक्शन मेथड होती है, फिर कार्ड प्रेडिक्शन मेथड्स होता है, फिर कॉइन प्रेडिक्शन मेथड्स होता है, फिर प्रश्न विचार प्रेडिक्शन मेथड होता है। तो जहां पर मतलब देखिए ये प्रेडिक्शन मेथड जिस तरह से वर्क करती है कि जहां जो क्वेश्चन करने वाला है अगर वो बहुत सीरियस है अपने क्वेश्चन के प्रति, अगर वो सीरियसली आंसर इस चीज का चाहता है,
तो यूनिवर्स जो होता है वो यूनिवर्स ये चीज के आंसर्स, उसको करेक्ट आंसर्स देने के लिए हेल्प करता है, ये करेक्ट आंसर्स देने के लिए मदद करता है। और जहां पर जो आंसर्स होता है वो 20-25 दिन, या मैंने 21 दिन का एनर्जी जो होता है, वो 21 डेज की एनर्जी में अगर आपको आंसर किसी चीज का चाहिए होगा, तो डेफिनेटली उसके अंदर ये मेथड जो है वो बहुत इजीली वर्कआउट करती है और बहुत इजीली आंसर देती है। तो जहां पर यस और नो में आंसर चाहिए, या जहां पर आपको छोटा मोटा आंसर कोई चीज का मतलब नियर फ्यूचर में आंसर चाहिए, तो इसलिए आप ये मेथड्स को यूज कर सकते हैं। ये मेथड से बहुत एक्यूरेट और बहुत सटीक आंसर्स मिलते हैं। करीबन 80 to 85% इस आंसर इसमें करेक्ट मिलते हैं आपको। और कोई भी अकल्ट साइंस में अगर आपको 80 to 85% अगर करेक्ट आंसर्स मिलते हैं, तो दैट इज काउंट टू बी अबव पार कहा जाता है उसे। आंसर्स मिलने से क्या होगा कि आपको काफी सारी चीजों के सोल्यूशन जो है वो उससे भी मिल जाते हैं। तो न्यूमरोलॉजी के साथ साथ में ये चीज भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपको आंसर जो है मिलने आसान हो जाए। तो इसलिए मैंने ये कोर्स को एक कंप्लीट पैकेज बनाया है, जिस पैकेज के अंदर आपको सारी चीजों के आंसर्स मिल जाए और सारी चीजों के बारे में आपको आइडिया लग जाए, पता चल जाए। राइट। सो दिस इज द कोर्स इंट्रोडक्शन। अगर मैं जी, किसी को कोई पूछना था? नो सर। ओके ओके, थैंक यू। मैं अपने खुद के इंट्रोडक्शन की बात करूँ तो मैं बाय एजुकेशन इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ। मुंबई यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ाई किया है। और राइट नाउ मैं लोकेटेड सूरत के नज़दीक एक जगह है, 25-30 किलोमीटर वहाँ से हूँ। बहुत छोटी सी जगह है, वहाँ से लोकेटेड हूँ। ये मेरा होम टाउन है, तो फिर मैं अभी यहीं पर सेटल्ड हूँ होम टाउन में मेरे। मैंने लाइफ में टोटल 12 बिजनेसेस अलग अलग किए, जॉब भी किया, सब कुछ किया। तो अगर मैं इन ब्रीफ अगर अपनी बात करूँ, तो मैं एक ऐसा आईना ढूंढ रहा था जिसमें मैं अपने आप को देख सकूं। एक ऐसी ऐसी चीज ढूंढ रहा था जिसमें आई कैन सी माई सेल्फ। इसलिए मैंने 12 अलग अलग चीजें ट्राई करी, अलग अलग स्टेजेस पे ट्राई करी। बहुत सारे पैसों को भी मैंने उसमें लगा दिया, बहुत सारी चीजों का नुकसान भी बहुत ज्यादा मैंने देखा। बट नुकसान से ज्यादा ये चीज एक जो मुझे लर्निंग में आई, वो ये आई कि मैं वो आईना ढूंढ ही नहीं पा रहा था जिसमें मैं अपने आप को क्लियरली देख सकूं। बहुत बार ऐसा होता था कि अपने आप को थोड़ा बहुत देखता था, फिर मुझे थोड़ा थोड़ा धुंधला दिखना शुरू हो जाता था। तो कभी भी वो मुझे दर्पण वैसा मिला ही नहीं, कभी भी वो ऐसा आईना मिला ही नहीं जिसमें मैं अपने आप को क्लियरली देख सकूं। बट समहाउ समवेयर आज से 5 साल पहले मैं न्यूमरोलॉजी के संपर्क में आया। वो किसी के माध्यम से आया, किसी ने कुछ कहा कि ये ऐसा भी एक साइंस होता है, जो साइंस मतलब बहुत सटीक वे में काम करता है, और ये बहुत अच्छा साइंस है। और मैं भी अपने आप से बहुत परेशान था, कोई ऐसा आईना मिल नहीं रहा था जिसमें मैं अपने आप को देख सकूं। तो फिर मैंने ये आईना भी बाजार से लाया। एक छोटी सी बुक लाया, बाजार में मिल नहीं रही थी ज्यादातर, फिर भी एक छोटी सी बुक लाया। फिर मैंने बहुत सारे लोगों को कांटेक्ट किया कि मैं सीखना चाहता हूँ न्यूमरोलॉजी। बट किसी का मतलब फीस ऐसा था कि मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, और कोई मतलब इतना डिटेल्ड में सिखाने के लिए रेडी भी नहीं था। तो फिर मैंने खुद से ही पढ़ना शुरू किया। पढ़ते 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 इसमें बहुत इंटरेस्ट आ गया। और मैंने अपने सारे रियल एस्टेट के बिजनेस में भी मैं था। मैं रेलवेज में काफी टाइम तक, मैंने रेलवेज में 9 साल दिए हैं टोटल अपनी लाइफ के, इंडियन रेलवेज में। तो इंडियन रेलवेज का काम भी फिर मैंने छोड़ दिया, और फिर कंस्ट्रक्शन फील्ड से भी बाहर आ गया और कंप्लीटली फिर न्यूमरोलॉजी में चला गया। मैंने इसको जो भी आपको मैं सिखाऊंगा ना, मैं अपनी प्रैक्टिकल स्टडी से सिखाऊंगा। जो भी चीजें मैंने प्रैक्टिकली सीखी हैं, जो भी चीजें मैंने प्रैक्टिकली महसूस की है, या जो भी चीजें मैंने प्रैक्टिकली लोगों को दी है और जिसमें रिजल्ट्स हैं, वही सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। मैं कोई भी ऐसी चीज नहीं सिखाऊंगा जिसमें मुझे अगर विश्वास नहीं होगा, तो मैं आपको नहीं सिखाऊंगा। और दूसरा एक चीज कि जो भी चीज मैं आपको बताऊंगा, उसके पीछे मैंने काफी रिसर्च करा होता है, इसके पीछे मैंने काफी मेहनत करी होती है। और दूसरा, आज तक मैंने करीब करीब 10 से 12 हजार लोगों का कंसल्टेशन किया है, एंड दैट टू ऑल्सो ऐसा नहीं कि पेड किया है। मैंने अपने रिसर्च के लिए फ्री में भी बहुत सारे लोगों का कंसल्टेशन किया है। जब मैं सीख रहा था, तो मेरे लिए कंसल्टेशन करना बहुत जरूरी था। नॉट मनी वॉज नॉट द पार्ट दैट आई वॉज लुकिंग फॉर। तो इसलिए मैंने अपने आप को पहले से ही फिक्स कर लिया था कि अभी जो जीवन है वो जीवन इसी को समर्पित करना है और इसी में आगे बढ़ना है। तो इसलिए फिर मैंने उसको किया। और बहुत सारे लोगों का डेट ऑफ बर्थ स्टडी किया, बहुत सारी चीजों को मैंने एवेल्यूट किया। पता चला कि ये ऐसे होता है, तो ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, तो ये ऐसे होता है। तो वही सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर डिलीवर करने की कोशिश करूंगा। देखिए, एक कोर्स से मैं आपको
ज्यादा अगर डीपली कुछ समझा पाऊँ ना समझा पाऊँ वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर भी, आप कैसे लर्निंग लेते हैं, इसको कैसे समझते हैं। बट आपका जो जो पर्पस मैंने अभी लिखा है, मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा कि आपका जो पर्पस है वो पर्पस को मैं सॉल्व कर दूंगा यहाँ से। किसी का अगर प्रेडिक्शन साइट पे जाने का पर्पस है तो आई डेफिनेटली टीच देम एज दे कैन डेफिनेटली डू द प्रेडिक्शंस। अगर किसी का कंसल्टेशन की साइड में जाने का पर्पस है तो उसको भी मैं करूंगा, और किसी का काउंसलिंग सब साइड जाने का पर्पस है तो उसको भी मैं करूंगा। देखिए मैंने ये तीन वर्ड्स आपको कहे, ये तीन वर्ड का मतलब ये होता है कि न्यूमरोलॉजी जो है, न्यूमरोलॉजी इट इज नॉट अबाउट द प्रेडिक्शंस, इट इज नॉट ऑल अबाउट द प्रेडिक्शन, इट इज ऑल अबाउट द काउंसलिंग ऑल्सो, कंसल्टिंग ऑल्सो एंड प्रेडिक्शन ऑल्सो। मैं इसको सीसीपी कहता हूँ, ये मेथड को सीसीपी मेथड इसलिए कहता हूँ क्योंकि यहाँ सबसे पहले न्यूमरोलॉजी के अंदर क्या होता है, सबसे पहले कंसल्टेशन होता है। उसके बाद जहां आप पूछते हैं, कहते हैं, पूछते हैं, कहते हैं का सिलसिला चलता है। उसके बाद काउंसलिंग होता है जहां पर आप उनको राइट पाथ दिखाते हैं कि व्हाट इज, आफ्टर एवेल्यूटिंग एवरीथिंग यू शो देम द राइट पाथ, दैट दिस इज द पार्ट वेयर यू हैव टू वॉक, दिस इज व्हाट यू आर, यू आर born विथ, और दिस इज व्हाट यू आर देयर विथ। और उसके बाद तीसरा जो होता है वो प्रेडिक्शन होता है। तो थर्ड पार्ट जो इसका होता है वो होता है प्रेडिक्शन। तो हम न्यूमरोलॉजी में इस तरह से सीखेंगे जहां पर हम सीसीपी की तरह चलेंगे, जहाँ कंसल्टेशन भी होगा, काउंसलिंग भी होगा और प्रेडिक्शन भी होगा। ये तीनों पार्ट को कंबाइन करके हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर ये चीजें हम सारी सीखेंगे। राइट, सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू टेक अप द कोर्स। राइट, सो एनीथिंग एनीवन विश टू आस्क इन दिस? No, sir. चलिए, ग्रेट, थैंक यू। वैसे इसमें कुछ पूछने जैसा है भी नहीं। ये तो क्या होता है, अब सर जब हम मूवी अभी देखने जितना जाते हैं। आप फास्ट बात कर रहे हो उतना ही फास्ट सिखाओगे। नहीं 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 नहीं, उतना फास्ट नहीं सिखाऊंगा। देखिए क्या होता है मैम, नहीं नहीं, उसमें क्या होता है मैम कि अभी इसलिए फास्ट भी बोलना पड़ता है क्योंकि अभी ये जो पार्ट है वो इंट्रोडक्टरी पार्ट है। एकदम सही। जी तो सर। उसमें फिर इंट्रोडक्टरी में मैं अगर बहुत टाइम ले लूंगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए। हम्म। क्योंकि मैं जिस प्रोफेशन में हूँ बहुत टाइम से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैम बहुत सारे लोग आते हैं तो सबका अलग अलग कंसेप्ट होता है। किसी को केवल यही चीज पढ़ना है, किसी को वही चीज पढ़ना है, किसी को इसमें इंटरेस्ट है। तो कभी कभी क्या होता है कि मैं जो पार्ट पढ़ाता हूँ वैदिक के हिसाब से, तो लोगों को मतलब उसमें बोर हो जाता है कि नहीं ये नहीं, अभी आगे चलने का है, आगे पढ़ने का है, ये नहीं देखना चाहिए, आगे बढ़ो। अब किसी को केवल हम्म। प्रेडिक्शन ही सीखना है कि ये कैसे होगा, बस उधर ही कैसेट उनका अटक जाता है, वो ये सिखा दो हमको बस। हम्म। मतलब ऐसा जादू का छड़ी चला दो कि हम कल सुबह उठेंगे तो हमारे माइंड में ऐसा सब आ जाए, कोई भी आए उसको बता दे तुम्हारा ऐसा ऐसा होगा बोल के। दैट इज वाई, इसलिए थोड़ा सा क्या होता है कि हर एक भिन्न भिन्न प्रकार के लोग आते हैं, तो सबको मतलब सबको लेके चलना पड़ता है। कोई गलत नहीं है, सबका अपना अपना इंटेंशन होता है, कोई गलत नहीं होता है, बट वही हिसाब से मुझे चलना पड़ता है। चलिए, तो हम शुरू करते हैं हमारा क्लास न्यूमरोलॉजी का। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड विल डेफिनेटली उनके ब्लेसिंग से शुरू करते हैं। तो आप सभी का जन्म हुआ होगा तब आप ऐसे ही होंगे, और आप सभी का ये डेट ऑफ बर्थ होता है, मतलब ये एक बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 12/1/1990। आप हमारा आपका सबका डेट ऑफ बर्थ होता है जिस दिन हम इस दुनिया में आते हैं, राइट। तो ये हमारा डेट ऑफ बर्थ होता है। चलिए, आप में से कोई बता सकता है कि ये डेट ऑफ बर्थ हमें कैसे मिलता है, या कुछ उसका कुछ प्रोसेस होता होगा, किसी को पता है? Sir, please repeat question. हम सभी को जब हमारा जन्म होता है तो डेट ऑफ बर्थ हमारी होती है, तो हमें ये डेट ऑफ बर्थ कैसे पता चलती है, कैसे मिलती है, हाउ? कुछ उसका कुछ सिस्टम होता होगा, आपको लगता है जिस ऐसा दिन हम कि ये डेट पैदा ऑफ होते बर्थ हैं। पर्टिक हाँ, सर्टिफिकेट हम माय बर्थ सर्टिफिकेट हाँ, नहीं, बर्थ सर्टिफिकेट से आपको पता तो चलता है, वो तो आपको डॉक्टर भी बता देता है आपकी, मतलब हर जगह आपको पता चल जाता है कि आज आपका जन्मदिन है, आप आज आज आप इस दुनिया में आए हैं। बट वो कैसे आते हैं वो पता है क्या? वो Uh, उसी दिन क्यों आपका जन्म होता है वो पता है क्या आपको? Predestined due to the our karmas and numerology of our parents. करेक्ट, 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 करेक्ट। चलिए, तो इसको मैं थोड़ा सा आपको संक्षिप्त में समझा देता हूँ, धीरे धीरे समझाता हूँ।
आप एक बैंक अकाउंट खोलते हैं, ठीक है, और वो बैंक अकाउंट के अंदर आप पैसे डिपॉजिट करते हैं, राइट। आप पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं। फिर एक दिन आपको अब जरूरत पड़ गई है, तो आप बैंक जाएंगे, चेक लेके जाएंगे, और चेक से फिर आप जो भी 1 लाख रुपीज, 50,000 रुपीज आप विड्रॉ करेंगे, राइट। आपने विड्रॉ कर लिया, और फिर आपको जो रिक्वायरमेंट्स है वो रिक्वायरमेंट्स आपने फुलफिल की उससे। दिस इज व्हाट द स्टैंडर्ड प्रोसेस हम लोग फॉलो करते हैं, यही स्टैंडर्ड प्रोसेस से हम लोग सब चीजें करते हैं, राइट। अब उसी तरीके से हमारा जो ये जीवन होता है, ये जीवन जो ये डेट ऑफ बर्थ हमें मिलती है, ये लाइफ जो हमें मिलती है, उसका भी कुछ कोरिलेशंस होता है। अब उसका कोरिलेशंस किसके साथ होता है? तो उसका कोरिलेशंस हमारे पिछले जन्मों से होता है। पिछले एक जन्म से नहीं, पिछले जन्मों से होता है। अब बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन आता है कि मतलब हमारा रिकार्नेशन, मतलब ये पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है, वो डिबेटेबल हो जाता है, कि वो क्वेश्चन ही डिबेटेबल है कि हमारा पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है। तो आई विश टू टेल यू इन दिस, आपको बताऊंगा कि हमारा पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म होने के अगर आपको प्रमाण चाहिए, तो जब हमारा जन्म होता है, तो जन्म होते ही हम पहला काम क्या करते हैं? हम पहला काम करते हैं हमारी मदर का दूध पीना। हमारी माँ हमें दूध पिलाती है और वो दूध को हम पीते हैं, ठीक है। अब जब हम वो दूध को पीते हैं, तो दूध को सक करना होता है। तो इस दुनिया में आने के बाद 2-4 घंटे, 5-6 घंटे में हमें सबसे पहला चीज जो कराया जाता है वो माँ का दूध पिलाया जाता है। और वो माँ का दूध पीने के लिए हमें वो दूध को सक करना पड़ता है, और वो हमें आता है। दैट वी कैन डू। हम सभी ने, जब बचपन में हमारा जन्म हुआ होगा, तब हम सभी ने ये चीज किया होगा। और वही बच्चे को जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो उसे अगर स्ट्रॉ से आपको कुछ पिलाना है, तो उसको नहीं आता है। उसको समझाना पड़ता है कि स्ट्रॉ से अभी खींचो, अंदर हवा खींचो, तब वो अंदर आएगा। ये आप सभी ने, जिन जिन के बच्चे होंगे, आप सभी ने ये चीज को महसूस किया होगा, ये चीज से आप प्रोसेस से गुजरे होंगे, कि आपको आपके बच्चे को सिखाना पड़ा होगा कि इसको सक करना पड़ेगा, तब ये मुंह में आएगा। मतलब आप जो भी कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, जो भी पी रहे हैं, आप स्ट्रॉ से अगर कोई चीज को भी पी रहे हैं, तो आपको समझाना पड़ता है कि वो उसको स्ट्रॉ से खींचना पड़ेगा। तो उसका क्या रीजन है? उसका रीजन ये है कि हम जो दूध माँ का पीते हैं, वो जन्मों जन्म से पीते आ रहे हैं, और भगवान वो सिस्टम जो होता है, ईश्वर, अल्लाह, भगवान, गॉड जो भी है, वो सिस्टम सेट करके देता है, वो प्रोग्रामिंग सेट करके देता है हमें। वो पहला काम ये है कि हम जन्मों जन्म से वो पीते आ रहे हैं, इसलिए वो हमें पता है। वो पास्ट लाइव्स में भी हमने पिया था, लाइव्स की बात कर रहा हूँ, वहां से भी हम पीते आ रहे हैं, वो हमें पता था, इसलिए हम यहाँ आके वो पहला काम जो होता है। बाकी इतने छोटे बच्चे को, आप सभी के अगर जिन जिन के भी बच्चे होंगे, उन्होंने अपने बच्चे को देखा होगा, तो इतने छोटे बच्चे को कोई भी चीज समझ में नहीं आती, उसको ये कैसे समझ में आ जाता है? हाउ? वो कैसे पता चल जाता है उसको? बाकी सारी चीज, छोटी से छोटी चीज आपको उसको समझानी पड़ती है, पर ये चीज समझ में आ जाती है। एंड सेकेंड उसका एग्जाम्पल ये होता है, सेकेंड उसका प्रमाण पत्र ये होता है कि जब आप छोटे होते हैं, आप अपने बच्चों को भी देखे होंगे, आप खुद ने भी ऐसा किया होगा, कि आप 1 महीने, 2 महीने, 1.5 महीने जितने भी हो जाते हैं, तो आप बिना कारण के कभी कभी हंसते हैं, आपकी नींद में हंसते हैं, और कभी कभी डर जाते हैं और नींद में ही रोना शुरू कर देते हैं। अब जो आप हंसते हैं, आप नींद में रोना शुरू कर देते हैं, हंसते हैं, वो सब चीजें क्या होती हैं? आपकी मेमोरीज में, पास्ट लाइफ की जो मेमोरीज होती हैं, वो पास्ट लाइफ की मेमोरीज आपकी लाइफ में आती, आपके माइंड में आती है। और वो मोमेंट में जॉय होगा तो आप हंसते हैं, वो मोमेंट में सॉरो होगा, दुख होगा, डर होगा, कुछ होगा तो आप रोते हैं। अब जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, वैसे वैसे आपकी वो मेमोरीज जो होती है, वो वॉश आउट होती जाती है, और 7 साल तक आपका सब कॉन्शियस जो होता है, वो वापस रिप्रोग्राम हो जाता है, ये लाइफ के हिसाब से। तो ये होता है प्रमाण पत्र आपके पास्ट, मतलब पुनर्जन्म का जो है सिस्टम, वो इस तरह से हमें समझ में आता है, और पुनर्जन्म होता है वो यहाँ से हमें पता चलता है। ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन, अब ये डेट ऑफ बर्थ जो हमें मिलती है, वो डेट ऑफ बर्थ, ये जीवन में हमें, ये लाइफ में हमारे लिए कोड यही होता है। हमारा जो कोड है, वो कोड यही होता है, डेट ऑफ बर्थ। वो कैसे होता है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, आपने जैसे जन्मों जन्म पर जी के आए हैं, वहां पर आपने कुछ कर्मास किए हैं। अब वो कर्मास जो होते हैं ना,
वो कर्मास भगवान के पास, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जिसको भी हम मानते हैं, उसके पास वो स्टोर हो जाते हैं कर्मास हमारे। वो कर्मा स्टोर हो जाते हैं। वो स्टोर कहाँ होते हैं? तो भगवान के पास, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, एक सुपर नेचुरल पावर जो है, उसके पास एक सर्वर होता है हमारे नाम का, एक सिस्टम होता है हमारे नाम का, जहां पर एक लॉकर होगा, हमारे नाम का सिस्टम होगा, सर्वर होगा, कुछ भी होगा, तो वहां पर वो स्टोर होते रहता है। वो गुड कर्मास रहने दीजिए, बैड कर्मास रहने दीजिए, जो भी है वो वहां स्टोर होते रहता है, स्टोर होते रहता है, स्टोर होते रहता है, स्टोर होते रहता है। और इस जन्म में जब हमारा वापस जन्म होना होता है, तब जो ऊपर सुपर पावर बैठा है वो क्या करता है कि उसमें से कुछ गुड कर्मास और कुछ बैड कर्मास निकालता है। उसमें से कुछ गुड कर्मास और कुछ बैड कर्मास निकालता है, मिक्स करता है और इस दुनिया में हमें भेज देता है। अब उसका कहना ये है, वो सुपर पावर का कहना ये है कि मैंने जो गुड कर्मास और बैड कर्मास लिए हैं और उसको मिक्स किया है, मतलब उसके पास भी एक मिक्सर ग्राइंडर है, मिक्सी है, मिक्सर ग्राइंडर है। उसमें क्या करता है? वो गुड कर्मा लेता है, बैड कर्मा लेता है, दोनों को ग्राइंडर में डालता है और उसको ग्राइंडर का नॉब चालू कर देता है, तो वो ग्राइंड हो जाता है, गुड कर्मास, बैड कर्मास। और ग्राइंड होके जो फाइनल प्रोडक्ट निकलता है वो होता है आपका डेट ऑफ बर्थ। अब वो ये कहता है कि ये जो डेट ऑफ बर्थ है ना, वो कोड है, उसके अंदर चीज मैंने छुपा के आप जाए। न्यूमरोलॉजिस्ट, हमारा पहला कर्तव्य, पहला काम जो होता है वो ये होता है कि जो भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने, गॉड ने जो हमें डेट ऑफ बर्थ भेजा है, वो डेट ऑफ बर्थ एक कोड है। और वो कोड के अंदर हमारे सारी चीजों के, कर्मास के रिलेटेड जो भी फल हमारी लाइफ में, जो भी चैलेंजेस आने वाली हैं, जो भी अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, ये लाइफ का हमारा जो जर्नी रहने वाला है, वो पूरा इसके अंदर स्टोर करके भेजा। तो पहला काम होता है इसको डिकोड करना, इस कोड को डिकोड करना। मैं वापस रिपीट करता हूँ, हम जन्मों जन्म से जीवन जीते आ रहे हैं। जन्मों जन्म के जो हमारे लाइव्स होते हैं, ये हमें डेट ऑफ बर्थ में, केवल पिछले जन्म पे नहीं, जन्मों जन्म की बात कर रहा हूँ मैं। तो जन्मों जन्म से हम जो जीते आ रहे हैं उसमें कर्मास करते हैं। वो कर्मास जो होता है वो भगवान के पास कहीं ना कहीं स्टोर्ड हो जाता है। अब जब वो स्टोर होता है, उसके पास जो एक सिस्टम है पावर के पास, वो सिस्टम में वो स्टोर हो जाता है। वो आपका सर्वर मान लीजिए, आपके नाम का है, जो भी मानना है आप जब मान लीजिए, तो वहां स्टोर हो जाता है। वहां स्टोर होने के बाद क्या होता है कि ऊपर जो बैठा है वो क्या करता है कि वो उसमें से कुछ गुड कर्म, ये कोई भी लाइफ से हो सकता है, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर ये पिछले जन्म का, वो 5वीं लाइफ, 6वीं लाइफ, 7वीं लाइफ, 10वीं लाइफ से भी हो सकता है। वहां से कुछ गुड कर्मास उठाएगा, यहाँ से कुछ बैड कर्मास उठाएगा। जैसे हम भेल पकौड़ी खाने जाते हैं तो क्या करता है, वो थोड़ा मुरमुरे डालता है, फिर थोड़ा सीव डालता है, फिर और चीजें डाल के वो पूरा मिक्स करके कैसे दे देता है। तो उसी तरीके से भगवान भी क्या करता है, ईश्वर भी क्या करता है, अल्लाह भी क्या करता है, गॉड भी क्या करता है, कुछ गुड कर्मस कुछ बैड कर्मस लेता है। उसको जो समझ में आता है वो उसके पास उसका मैकेनिज्म होता है, वो प्रोग्रामिंग पूरा उसके पास होता है, उसको मालूम होता है। फिर वो मिक्सर ग्राइंडर में डाल देता है, उसको मिक्सर को ऑन कर देता है, और जो फाइनल प्रोडक्ट निकल के आता है वो होता है हमारा डेट ऑफ बर्थ। और वो दे दे के हमें भेज देता है, ये लो अभी तुम जाओ और जियो। मतलब वो डीडीएलजे में अमरीश पुरी कहते हैं ना, जा सन्ना जी ले अपनी जिंदगी, तो इधर इधर आओ और ये जियो। अभी जैसा तुम्हारा है नसीब वैसा भुगतते रहो, जैसा तुमको लगता है वैसा चलते रहो। तो ये होता है डेट ऑफ बर्थ। तो ये डेट ऑफ बर्थ से हमें पता चलता है कि हमारी लाइफ में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या चैलेंजेस हैं, क्या होने वाला, क्या नहीं होने वाला, कैसा रहेगा, कैसा नहीं रहेगा, वो सारी चीजें, ये कोड है। और ये कोड को डिकोड करने का काम जो है वो होता है न्यूमरोलॉजिस्ट का। अब इसको और थोड़ा नाम के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। तो हम जितने भी पास्ट लाइफ्स में कर्मा करते जाते हैं ना, वो जहां पर स्टोर होता है ना, वो स्टोरेज सिस्टम को कहते हैं संचयित कर्मा। स्टोर सिस्टम को कहते हैं संचयित कर्मा। जहां संचय होता है उसे कहते हैं संचयित कर्मास। कर्मा का संचय, संचयित कर्मास। So संचय ये what? बात संचय? संचय? संचयित कर्म, यहाँ पर आप देख लीजिए स्क्रीन पे लिखा है। संचयित कर्मा, संचय कर्मा, संचय कर्मा। संचय कर्मा, संचय कर्मा। संचय कर्मा, संचय कर्मा, संचय कर्मा। संचय कर्मा, संचय कर्मा, संचय कर्मा। संचय कर्मा, संचय कर्मा, संचय कर्मा। यहाँ पर आप देख लीजिए स्क्रीन पे लिखा है।
संचित कर्मास। तो वहां जहां स्टोर होता है उसे संचित कर्मास कहते हैं। उसके बाद जो हमें डेट ऑफ बर्थ मिलता है वो होता है हमारा प्रारब्ध कर्म। मतलब वो मिक्सर ग्राइंडर में जो मिक्सिंग करके हमें दे दिया ना फाइनल, वो निकाल के, वो होता है प्रारब्ध कर्मास, प्रारब्धा कर्मास। देखिए एक कहावत आपने सुनी होगी कि प्रारब्ध और पुरुषार्थ जब मिल जाता है ना, प्रारब्ध और पुरुषार्थ जब मिल जाता है तो इंसान जो होता है वो पत्थर से पानी निकाल सकता है। तो प्रारब्ध का मतलब क्या होता है? प्रारब्ध का मतलब होता है आपका नसीब, आपका फेत, आप जिसको कहते हैं, वो सारी चीजें जो होती हैं वो प्रारब्ध होता है। जिसको लेके इस दुनिया में आप आए हैं वो होता है प्रारब्ध कर्मास। और उसके बाद इस दुनिया में आने के बाद जो आप कर्मास करते हैं, जो अभी आगे का सिस्टम में संचेत में जमा होगा, कुछ कर्मास का फल यहाँ मिल जाएगा, कुछ जमा हो जाएगा। तो ये लाइफ में आने के बाद जो हम कर्मास करते हैं उसे क्रियमान कर्मास कहते हैं। उसे हम क्रियमान कर्मास कहते हैं। वापस रिपीट करता हूँ, जितने लाइफ से हम कर्मास करते आ रहे हैं वो कर्मास जहाँ इकट्ठे होते हैं, वो इकट्ठे जो सिस्टम बनती है या जो आपका स्टोरेज जहाँ होता है उसे संचयित कर्मास कहते हैं। उसके बाद इस जीवन में जो डेट ऑफ बर्थ हमारे पास आती है, वो डेट ऑफ बर्थ को अगर हम कर्मास की लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो उसे प्रारब्ध कर्मास कहते हैं, प्रारब्धा कर्मास कहते हैं। और उसके बाद जो इस दुनिया में आने के बाद जो हम कर्मास करते हैं उसे हम कहते हैं क्रियामान कर्मास। क्रियमान कर्मास। चलिए यहाँ तक हमने कर्मास का डेट ऑफ बर्थ हमें कैसे मिलती है वो हमने समझा। किसी को कोई क्वेश्चन है इसमें? नो सर। क्लियर हो गया ना? ये देखिए ये वैदिक न्यूमरोलॉजी का पार्ट है। दिस इज अ पार्ट ऑफ वैदिक न्यूमरोलॉजी बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ वी गेट द डेट ऑफ बर्थ। बिकॉज आपका डेट ऑफ बर्थ जो है ना वो रिफ्लेक्शन है आपकी लाइफ के पास्ट के जन्मों जन्म के जो कर्मास है ना, उसके ऊपर से ये लाइफ में जो आपको मिला है उसका रिफ्लेक्शन है ये। ठीक है, तो ये होता है हमारा डेट ऑफ बर्थ और उसका मतलब और उसका क्या सिग्निफिकेशन होता है। चलिए, तो अभी लास्ट ईयर तो कोविड था तो कोई इंसान घूमने के लिए नहीं जा पाया था, पर फिर भी आप में से कोई गया था लास्ट ईयर घूमने के लिए कहीं पर? नो सर। नो सर। कोई भी नहीं गया? नो, बाहर निकलने के लिए प्रॉब्लम ही था सर। पिछले मार्च महीने से ही सब बंद है। लास्ट मैं ईयर गया था। मैं जयपुर गया था हाँ। अपनी वाइफ के साथ। अपनी मेरी फर्स्ट एनिवर्सरी आई वाज सेलिब्रेटिंग विद माय वाइफ, सो आई वेंट टू जयपुर। ओके ओके, आप जयपुर गए थे, तो आपने कितने दिन पहले प्लानिंग की थी उसकी? आई थिंक 10-15 डेज पहले कर लिया था, ओके क्योंकि ओके, ड्यू टू 10-15 कोविड डेज थोड़ा पहले। सिचुएशन ऐसी थी। हाँ, हाँ सिचुएशन हाँ, ऐसी थी तो और आपने, ऑप्शंस थोड़े कम थे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो 10-15 डेज पहले आपने प्लानिंग कर लिया था, करेक्ट, ग्रेट। और 10-15 डेज पहले आपने प्लानिंग कर लिया था, फिर आपने अपना पैकिंग वैकिंग कब से स्टार्ट किया था और कैसे, मतलब आपने कैसे, हाउ यू, आपका कैसे गए थे वहां पर, क्या मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या था? As such, basically, I went through my car only, or I think it was around ओके 4 days of trip. तो हार्डली ज़्यादा पैकिंग करने की ज़रूरत थी नहीं। तो as such, I drive to like Noida to Jaipur. ओके, So it was not तो that आपने far. मतलब कौन से, आप डेफिनेटली आप समर में नहीं गए होंगे, समर में ही गए होंगे या फिर आप शायद मानसून में गए होंगे, No, दोनों में से? in winters, in ओ, इन November. विंटर्स गए होंगे, यस यस Yeah, यस, हाँ जी। नवंबर। तो मतलब आपने ठंडियों के कपड़े लिए थे, हाँ स्वेटर्स एंड ऑल बिल्कुल। दिस, जैकेट्स हाँ एंड ऑल जी, सब हाँ चीजें जी। ली थी आपने? हाँ, ओके, वो जयपुर में कलेक्ट थोड़ा सा करके गए वेदर थे। प्लेजेंट रहता है, नॉट लाइक हम्म दिल्ली, जहाँ दिल्ली हम्म, में ज़्यादा ठंड रहती यस है। यस 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 हाँ यस। जी, तो इट लाइक। तो दूसरा ये कह रहा था कि आपने ये करी, हाँ हाँ, यस हाँ जी। यस, जी, आई नो, मैं भी बहुत बार अच्छा। हुआ हूँ जयपुर, तो दैट्स लाइक वेरी ट्रू। जी, तो बेसिकली सर आप वहां पर गए थे तो आपने 10-15 डेज पहले प्लान की थी, थोड़ा अपने गर्म कपड़े वपड़े भी लिए थे, फिर वहां कैसा रहा आपका ट्रिप? It was good. In terms of हम्म, we went to a lot of new places because I never went to Jaipur. और मेरी ओके वाइफ भी जाना चाहती थी काफी टाइम से,
So there Okay. was a lot of forts like Amer Fort, Jaigarh Fort. Yes, तो yes. काफी महल forts, सब मतलब कुछ वहाँ है। पे जयपुर तो महल है, जयपुर ओनली। तो क्या किया आपने वहां पर, मैक्सिमम क्या किया आपने? मैक्सिमम इट्स ऑल आउटिंग ओनली, डे आउटिंग। ओके, आउटिंग। एंड हाउ वाज और द फीलिंग, अनफॉर्चुनेट, अगर आपको एक वर्ड में अगर उसको डिस्क्राइब करना होगा तो कैसा रहा आपका वो ट्रिप? it was really great. Obviously I was celebrating my anniversary, first anniversary, so it was really great. तो ऐसी ओके, चीज है, मतलब ग्रेट, वो आप तो आप उसको ग्रेट याद कहें। करना चाहोगे। अभी कोई आपकी आवाज नहीं आ रही। आप लोग And now it's fine, yes please. हाँ सर। yes. Actually, what happens right now, due to that lockdown and all these things, all the people are working from home, so internet a lot of problems are going on and all this. So in my society there are a lot of ITNs and all these people, तो जो मुंबई पुणे में भी हैं वो सब आके इधर ही रह लिए हैं, तो that is why थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो लाइक सी, आप लोगों ने अभी, एज यू मयूर जी, यू हैव एक्सप्लेन दैट यू बीन टू जयपुर फॉर 4-5 days, एंड आपने 10 to 15 days पहले उसका प्लानिंग किया था, फिर आपने अपने पैकिंग तो ज्यादा करनी थी नहीं, और आपको यही था कि पहला एनिवर्सरी था, तो आपको उसका अगर वन वर्ड में डिफाइन करना था तो यू सेड ग्रेट। आप सभी लोग घूमने गए होंगे, तो जस्ट ट्राई टू रिमेम्बर दैट पीरियड ऑफ टाइम जब आप सभी लोग घूमने गए थे लाइफ में। ये लास्ट ट्रिप आपने जो भी की होगी, 1 साल, 2 साल, 3 साल पहले जब भी की होगी, तो आप उसको याद करिए। तो आपके लिए अगर मैं एक बात पूछूं कि आपको वो ट्रिप के बारे में अगर वन वर्ड में अगर कहना हो तो आप क्या कहेंगे? आपने क्या किया वहां पर मैक्सिमम? एंजॉय, 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 फुल एंजॉय। एंजॉय, रिलैक्स। एंजॉय वर्ड आता है, रिलैक्स आता है, एंजॉय आता है। मतलब आप कोई नेगेटिव वर्ड कहते हैं क्या उसके लिए? नहीं। नहीं, पॉजिटिव वर्ड ही कहते हैं, राइट? तो मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, आपको क्या लगता है, आप इस दुनिया में आए हैं, तो इस दुनिया में बेसिकली आप क्या हैं? व्हाट यू आर? वी आर अ विजिटर। वी आर अ विजिटर। ओके, ग्रेट। हम सभी लोग विजिटर हैं। तो अब जब विजिट के लिए आप बाहर जाते हैं तो क्या वर्ड यूज करते हैं? एंजॉय, ऑल पॉजिटिव थिंग्स। हाँ, ये एक चीज है कि आप वहां गए हैं, मतलब मयूर जी, मयूर सर वहां पर गए थे 4 नाइट 5 के लिए। आप कभी जाएंगे 10 days, 15 days के लिए, 20 days के लिए, आपका पैकेज जैसा जैसा होगा वैसे के लिए आप जाएंगे, राइट? तो बेसिकली जब आप वहां पर 10-15 days के लिए जाते हैं तो आप ये कहते हैं कि मैंने एंजॉय करा, मैंने ग्रेट, मेरे लिए मोमेंट्स थी, एंड इट वाज सम स्पेशल इवेंट्स वर देयर, ये सब चीजें आप डिस्कस करते हैं। तो आपकी जो लाइफ है, ये मैं आपको अगर एक सिंपल वर्ड में कहूँ तो आपके जन्म के पहले भी इस दुनिया थी, और आपके मृत्यु के बाद भी ये दुनिया रहेगी। तो दैट मीन्स व्हाट यू आर, व्हाट ये दुनिया के लिए आप क्या हैं? Like a traveler only. यू आर अ ट्रैवलर। क्यों ट्रैवलर? बिकॉज जो चीज आपकी परमानेंट नहीं है, जो स्थायी नहीं है आपके लिए, वो ट्रैवलिंग ही हो जाता है। आप जहां घूमने गए वहां तो सेटल तो नहीं होते। हाँ, फर्क इतना है कि आप वहाँ 4-5 days के लिए गए, वहाँ 10-15 days के लिए गए, आप वहाँ 20-50 या 20-25 days के लिए गए, यहाँ पर शायद 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल के लिए आए हैं। बस फर्क इतना ही है, टाइम सर, पीरियड का फर्क है। गेस्ट वी आर गेस्ट हियर, करेक्ट, वी आर गेस्ट हियर। वी आर गेस्ट तो हियर। बेसिकली जब आप बात करते हैं कि मेरा 4-5 दिन का ट्रिप था, वो बहुत ग्रेट था, बहुत एंजॉयबल था, बहुत हैप्पीनेस थी उसके अंदर, उसमें हमने बहुत सारी चीजें की, मतलब आप वहां गए तो क्या लेके आए? वहां से मेमोरीज लेके आए, हैप्पी मोमेंट्स लेके आए, आप उसको एक कैमरे में कैप्चर करके लेके आए,
वही सब चीजें आप लेके आए, और तो आप कुछ लेके नहीं आए वहां से। शायद कोई 2 4 5 चीजें खरीद के भी आए होंगे, वो कितने टाइम तक चलेगी आपकी। आपने कोई क्लोथ्स खरीदे होंगे, कुछ और चीज खरीदे होंगे, वो कितने टाइम चलेंगी, साल 2 साल 3 साल 4 साल। बट शायद 10 15 20 25 साल के बाद भी अगर ये ट्रिप को आप फर्स्ट एनिवर्सरी को, जैसे मयूर जी ने एक्सप्लेन किया, उसको बात करेंगे, तो वो मोमेंट्स आपके लिए बहुत ज्यादा डिस्क्राइबेबल रहेंगी, बहुत ज्यादा हैप्पीएस्ट मोमेंट्स में वो आएगी, राइट। तो आप क्या लेके आए, आप मेमोरीज लेके आए, चीजों का कोई मोल नहीं है, आप क्या लेके आए, मेमोरीज को लेके आए, राइट। एग्जैक्टली। तो जब हम इस लाइफ की बात करते हैं, जब हम ये पूरे जीवन की बात करते हैं, जिसके अंदर 70 80 साल 90 साल का हमारा टूर्स एंड ट्रैवल्स का पैकेजिंग हमको मिला हुआ है, किसी का 50 का है, किसी का 40 का है, हम जब बात कर रहे हैं तभी शायद अभी राइट नाउ एट दिस मोमेंट समवन इज स्ट्रगलिंग विद देयर लाइफ, कोई डेथ बेड पे होगा अभी, हम जब बात कर रहे हैं तभी कोविड की वजह से उनका मतलब अभी जो सिनेरियो चल रहा है, सिचुएशन चल रहा है, में शायद कोई अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होगा, पता नहीं उसका क्या एज होगा, 25 30 35 40 45। ये बहुत अनफॉर्चुनेट इवेंट जो है वो हो रही है, बट हो रही है, दैट इज नॉट इन आवर हैंड, हम नहीं उसको कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो वो हो रही है। तो बेसिकली एक दिन हमारा भी पैकेज ही है, वो पैकेज खत्म होने वाला ही है, इट इज नॉट गोइंग टू बी स्टेइंग फॉर लॉन्गर। तो फिर यहां से हम जब बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास दुख होते हैं, हमारे पास सौरव होता है, हमारे पास क्या होता है। मैं हर एक की बात नहीं कर रहा हूँ, हम तो न्यूमरोलॉजिस्ट बनने वाले हैं, तो हमारी लाइफ में तो हम तो वो पाथ पे चलना शुरू कर दिए हैं जहां पर ये सारी चीजों से हम थोड़ा सा अपने आप को अलग करने की कोशिश करते हैं। पर 80% ऑफ द पीपल इन दिस वर्ल्ड आर लिविंग विथ व्हाट, 80% की आबादी जो है इस दुनिया की, वो किसके साथ जी रही है, डिप्रेशन में जी रही है, ट्रांजिट डिप्रेशन कह सकते हैं, एंजाइटी से जी रही है, जो अपने आप को हैप्पी नहीं कोई भी मोमेंट में देख पा रहे हैं, या अपनी लाइफ में हैप्पीनेस उनकी गायब है, बट वो भी टेम्पररी हैप्पीनेस है, परमानेंट हैप्पीनेस नहीं है। अब जब हम 4 5 दिन के पैकेज की बात कर रहे हैं, 10 15 20 25 दिन की बात कर रहे हैं, तो उसमें मोमेंट में सब एंजॉयमेंट है, उसका पूरा सब सिस्टम है, सब कुछ है। बट जब हम पूरे लाइफ की बात कर रहे हैं तो वो सब चीजें नहीं है। क्यों नहीं है, व्हाट इज द रीजन, क्या क्या कारण है कि नहीं है। क्योंकि इंसान अपने आप को यहाँ ट्रैवलर मान ही नहीं रहा है। जब आप 4 5 दिन के लिए जा रहे हैं तो अपने को ट्रैवलर मान रहे हैं, पर जब आप इतना लंबा पैकेज लेके आए हैं तो आपको लगता है कि अब आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, टेंशन क्यों लेना जब जीना है बरसों। तो आप ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मतलब ये मेरा पैकेज जो है वो लंबा है, इसलिए आपको लगता है कि इसमें तो अभी ये है वो है ऐसा है वैसा है, वो स्टेगनेंसी से आप चलने की कोशिश करते हैं। जब आप ये सोचने की समझने की कोशिश कर लें कि कभी भी किसी भी दिन मेरा पैकेज जो है कंप्लीट हो सकता है, किसी भी दिन मुझे जाना आ सकता है, मतलब आज मॉर्निंग में मैं उठा हूँ और रात को क्या पता दूसरे दिन मेरे लिए वो पैकेज खत्म भी हो जाए, मुझे बैक टू पेविलियन अपने होम जाना भी पड़े, तो आपका लाइफ धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो जाएगा। बराबर। अगर मान लीजिए कि आप अभी जीवन के जो भी अभी कोविड की सिचुएशंस में अपनी डेथ के उसके ऊपर होगा, तो बेसिकली उसको बड़े बड़े अरमान होंगे कि नहीं होंगे अपनी लाइफ में, उसको बड़े बड़े अचीवमेंट्स करने की उसकी जिज्ञासा होगी कि नहीं होगी। आप लोगों को क्या, आपने बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि मैं न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता हूँ, उसका पर्पज ये है वो है ऐसा है वैसा है। यस, तो बेसिकली हम सबकी लाइफ में जो ये पैकेज लेके हम आते हैं, तो पैकेज लेके थोड़ा लंबा पैकेज लेके आते हैं, इसलिए क्या होता है कि हम उसको समझ नहीं पाते, इसलिए हम लाइफ में डिप्रेशन, एंजाइटीज, फुल ऑफ डिसअपॉइंटमेंट्स और उसके साथ घिरे रहते हैं। मैं आपको बता रहा था कि अभी कोविड सिचुएशन में ऐसा है कि कोई इंसान ऐसे होंगे डेफिनेटली जो मतलब ड्यू टू दैट कोविड सिचुएशन अभी जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहे होंगे, अपने आप से लड़, मतलब दे आर सफरिंग फ्रॉम दैट। तो उनके कितने अरमान होंगे अपने खुद के लिए, उन्होंने कितने ड्रीम देखे होंगे। फैमिली ओरिएंटेशन तो अलग बात होगी, बच्चों के लिए सोचना, वाइफ के लिए सोचना वो तो अलग बात होगी, हस्बैंड के लिए सोचना वो तो अलग बात होगी, बट अपने खुद के भी उनकी लाइफ में कुछ अरमान होंगे, अपनी खुद की लाइफ में भी उनको बहुत सारे ड्रीम्स उन्होंने देखे होंगे। किसी का ड्रीम होगा यूट्यूब पे एक छोटा सा वीडियो बनाना, किसी का ड्रीम होगा कि मैं ये करूँ, किसी का ड्रीम होगा कि मैं वो करूँ, मैं एक गाना गाऊं, ये करूँ वो करूँ, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो छोटे छोटे ड्रीम्स होते हैं आपके। अब इसको अगर मैं और अच्छे से भी आपको समझाने की कोशिश करूँ, तो जैसे मयूर जी ने बताया कि मैंने 10 to 15 डेज पहले बुकिंग करा दी थी, और फिर जाने के लिए ठंडे वंडे कपड़े ले लिए, ये किया वो किया, क्या वो मतलब अगर गर्मियों के मौसम में जाते तो वही सामान लेके जाते। और उन्होंने 10 to 15 डेज पहले उन्होंने प्लानिंग कर ली, तो क्या हम सभी लोग उसी तरीके से 10 to 15 डेज पहले क्या प्लानिंग करते हैं? डू वी डू दैट प्लानिंग?
हम क्या सभी चीज को प्लान करके प्रॉपरली चलते हैं क्या? No, जब आप 4-5 दिन के लिए घूमने के लिए जा रहे हैं तो आप मतलब 4-5 दिन के घूमने का भी 10-15 दिन पहले प्लानिंग कर रहे हैं, तो यहाँ तो इट इज लाइक अबाउट 70-80 years। बहुत बड़ा है पैकेज लेके आप आए हैं। 40 का बेचा। 40 का, हाँ 40 का कह रहा था बेचने। तो आप यहाँ पर तो बहुत बड़ा पैकेज लेके आए हैं, तो ये पैकेज का आप कुछ प्लानिंग किए हैं क्या? मतलब थोड़ा भी एडवांस में कुछ प्लानिंग करते हैं क्या? मोस्टली देखिए, मैं आप नहीं। में से किसी की बात नहीं कर रहा हूं, पर मोस्टली इस दुनिया में 70% लोगों के पास कोई प्लानिंग ही नहीं है। तो एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट हमारा काम यह है कि उनको प्लानिंग देना, उनको प्लानिंग बताना कि कैसे आपकी लाइफ का क्या पर्पज रहेगा। क्योंकि जब हम पैकेज लेते हैं 10-15 डेज पहले प्लानिंग करते हो, तो उसमें करते क्या है? हम अच्छे होटल्स को ढूंढते हैं, हम अच्छे टूर ऑपरेटर्स को देखते हैं, हम उसमें क्या मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से कर सकते हैं वो कैलकुलेशंस करते हैं, वही सारी चीजें करते हैं। होटल्स का बुकिंग देखते हैं, कोई अगर टूरिस्ट कंपनी का है तो उसको टूरिस्ट कंपनी का क्या पैकेजेस है, क्या है क्या नहीं है, वही सारी चीजें 10-15 डेज के पहले प्लानिंग में वही कहते हैं। अगर महीने पहले कर रहे हैं तो भी वही करते हैं, 1 साल पहले का कर रहे हैं तो भी वही करते हैं। So basically, our job is to identify how to plan the things for a person, and as a numerologist, we are going to do that. As a numerologist, हमारा काम ये होता है कि हम लोगों को properly planning दे, and that is a part of counseling. वही न्यूमरोलॉजी में काउंसलिंग का जो पार्ट होता है वो वही होता है। ठीक है, तो हम न्यूमरोलॉजिकली जब बात करते हैं तो हम इस चीज को डेफिनेटली करते हैं कि प्लान करना। इसके बाद जब ये गए तो मयूर जी ने क्या कहा कि सर्दी का मौसम था, तो सर्दी के मौसम के हिसाब से हमने स्वेटर्स, कोट्स और जैकेट्स वो सब लिए। अब शायद वही गर्मी के मौसम में जाते तो वही लेके जाते क्या? वो नहीं। नहीं लेके जाते। सो अकॉर्डिंग टू द वेदर, अकॉर्डिंग टू द प्लेस, जैसे हम अगर कुल्लू मनाली शिमला घूमने जा रहे हैं तो कोई भी सीजन में जाते हैं तो नॉर्मली वहां पर जाएंगे तो आपको गर्म कपड़े थोड़े लेके ही जाना पड़ेगा। और वही चीज अगर आप साउथ में जा रहे हैं, और वो भी अगर आप मान लीजिए कि विंटर में भी जा रहे हैं या फिर आप कौन से भी मौसम में जा रहे हैं, तो वहां उतना ठंडा है ही नहीं, तो वहां आपको गर्म की जरूरत नहीं। और परिस्थितियां चेंज होती है तो इसी हिसाब से आपको अपने आप को एडप्टिव बनाना पड़ता है, अपने आप को। क्या आवाज? हेलो हेलो। हाँ जी, तो बेसिकली मैं ये कह रहा था कि जब हम इतने दिन का प्लानिंग करने के लिए जाते हैं, इतने दिन के लिए घूमने जाते हैं, तब भी हम इतना सारा प्लानिंग करते हैं, तो इस दुनिया में तो हम बहुत लंबे टाइम के लिए आए हैं।
तो क्या हमें लंबा प्लानिंग नहीं करना चाहिए? डू वी नीड टू डू अ लॉन्ग प्लानिंग फॉर इट? तो हमें करने की जरूरत एग्जैक्टली। होती है, दैट्स फॉर श्योर। मैं ऑडिबल हूँ आप लोगों को? Yes, yes. हाँ सर, यस सर। यस सर। हाँ जी सर, आ रही है आवाज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो बेसिकली हमारा एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट काम होता है कि हमें लोगों को एक्चुअली जो प्लानिंग होती है वो प्लानिंग दिखाना, प्लानिंग बताना। चलिए, आप सभी लोग घूम के आए तो आप सभी ने ये कहा कि मतलब हम एंजॉय किया, हमने ये किया वो किया। तो आपको देखिए, आप न्यूमरोलॉजी में आ गए हैं तो आप आज से एक चीज हमेशा माइंड में रख के चलिए कि बेसिकली एवरी डे इज जॉय फॉर यू। क्योंकि आपको ये भूलना नहीं है कि आप यहाँ पर गेस्ट हैं, आप यहाँ पर ट्रैवलर हैं। यू डोंट हैव टू फॉरगेट दैट। अब आप जब भी घूमने जाते हैं तो आप क्या करते हैं वहां पर? आप जब भी घूमने जाते हैं तो वहां आप लोगों को बिजनेस देते हैं, वहां के लोगों को। जैसे आपने टूर्स एंड ट्रैवल्स का पैकेज लिया तो वो टूर्स एंड ट्रैवल्स को आपने बिजनेस दिया। फिर वहां पर आप गए तो आपने वहां पर जो भी गाइड को रखा उसको आपने बिजनेस दिया। फिर वहां पर आपने कार हायर की और लोकेशंस आपने जहां जहां पर भी गए, खाना खाए, घूमे फिरे, जो भी किए, तो सब लोगों को आपने वहां पर बिजनेस दिया। और उसके अगेंस्ट में आपको क्या मिला? What you got? Satisfaction, satisfaction, enjoyment. Satisfaction, Enjoyment. We got enjoyment, experience. satisfaction, We experience, got experience. Yeah. experience, satisfaction, enjoyment, सारे वर्ड कम 100% परफेक्ट वर्ड्स हैं। सारे बहुत अच्छे से डिस्क्राइब्ड वर्ड हैं इस चीज के लिए। तो आप इस दुनिया में भी आए हैं टूरिस्ट की तरह ही, तो आपको क्या देना है और उसके अगेंस्ट में क्या लेना है? एज यू आर ऑल्सो गिविंग देयर समथिंग, एंड इन टर्म्स ऑफ गिविंग आपको कुछ ना कुछ मिल रहा है। वो क्या मिल रहा है? सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, एंजॉयमेंट सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ब्लेसिंग मिल रही है। सेटिस्फेक्शन, Experience, ब्लेसिंग्स life मिल रहा है। experience. करेक्ट, 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 करेक्ट। सारे वर्ड्स बहुत अच्छे से डिस्क्राइब्ड है। आप सभी लोग ज्ञानी हैं, आप सभी को पता है। तो बेसिकली हमें भी क्या लेना है इस दुनिया से? एज अ टूरिस्ट हम भी इस Good दुनिया में karmas. टूरिस्ट ही। गुड कर्मास, देन टू गिव, बेसिकली टू गिव। हम यहाँ पर आए हैं देने के लिए। और जब देंगे तो हमें डेफिनेटली उसका बाई प्रोडक्ट मिलना शुरू हो जाएगा, जो चीजें हम चाहते हैं। व्हेन वी स्टार्ट गिविंग तो हम डेफिनेटली इस दुनिया में जो चीजें हम लेने के लिए आए हैं, वो लेने के लिए जो चीजें हम चाहते हैं, वो सारी चीजें मिलना शुरू हो जाएगा। इसका एक सिंपल एग्जांपल से अगर मैं आपको समझाऊं तो बेसिकली इस दुनिया में जो भी आता है ना, वो क्या होता है? टैलेंटेड होता है। इस दुनिया में जो भी जन्म लेता है वो सारे टैलेंटेड होते हैं। उनके उनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे गुणाज होते हैं जो दूसरों से अलग होते हैं। उनके अंदर बहुत अच्छा टैलेंट होता है। इस दुनिया में जितने भी वेल्दी रिच पीपल हैं, हैप्पी पीपल हैं, जो भी हम बात करते हैं, मार्क जुकरबर्ग हो गया, या फिर वॉरेन बफे हो गए, फिर या एप्पल के जो गुजर गए हैं, मतलब वो हो गए, या फिर आप टेस्ला मोटर्स के इसकी बात कर ले, एलन मस्क की बात कर ले, जेफ बेजोस की बात कर ले। सभी लोग, सभी इस दुनिया में जितने भी शक्तिशाली शख्सियत हैं, जिनके पास पैसा, पावर, वेल्थ सब कुछ है, उनके पास सब में कॉमन चीज क्या है? उन सबके पास कॉमन चीज ये है कि उन्होंने हमेशा देने की कोशिश की है। देने की क्या कोशिश की है? उन्होंने हमेशा सॉल्यूशंस देने की कोशिश की है। उन्होंने हमेशा वही चीज को, प्रॉब्लम जहां पर आप कहीं पर कोई भी चीज में फंसे हैं, तो उसका सोल्यूशन जो देने की कोशिश की है, वहां पर वही लोग सक्सेसफुल हुए हैं। जिन्होंने जिस दुनिया में आके जहां कोई प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढा है, वही लोग इस दुनिया में सक्सेसफुल हैं। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे को इसमें पैसा क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, कैसा होगा, कैसा नहीं होगा। नहीं तो ये लोग भी बहुत बार बैंकरप्सी से गुजर चुके हैं। एलन मस्क की अगर कहानी सुने तो वो भी बैंकरप्सी से गुजर चुके हैं। जो भी बड़े बड़े नाम हो गए हैं या आज भी हैं इस दुनिया में, उन लोगों ने भी कैसा है कि उन लोगों ने भी बहुत जीरो से स्टार्टअप किया था, और जीरो से स्टार्टअप करके फिर अपने आप को बहुत आगे लेके चले गए हैं। बहुत कम ऐसे घराने हैं जिसमें आप देखेंगे जो उन्होंने स्टार्ट किया, फिर उनके फोर्थ जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन जो है उसको बहुत ऊपर लेके जाती हो। वो एक रिलायंस एक कॉमन एग्जाम्पल इंडिया में है, बाकी बहुत सारे लोगों का ये स्कोप नहीं है। तो बेसिकली ये लोग ने क्या है कि जीरो से स्टार्ट किया था, और जीरो से स्टार्ट करके आज वो दुनिया में बहुत बड़े शख्सियत बन गए। वो शख्सियत बनने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि उन्होंने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की। तो मतलब क्या किया उन्होंने? कॉन्ट्रीब्यूट किया। दे हैव प्लान टू गिव, देना, 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 देना। तो बेसिकली इस दुनिया में आने के बाद हमारा सबसे बड़ा पर्पस क्या होना चाहिए? टू गिव। अब इस दुनिया में जो भी जन्म लेता है, वो जन्म लेने के बाद उसको टैलेंट तो ऊपर वाला दे के ही भेजता है, दैट इज फॉर श्योर, बिकॉज उसको लगता है कि इस दुनिया में इसकी जरूरत है, इसलिए उसको भेजता है।
आप हैं, मैं हूं, इस दुनिया में आप सभी लोग मूल्यवान हैं, आप सभी की बहुत कदर है, कीमत है, कुछ ना कुछ आपके भी वैल्यूज है, क्योंकि आपको भी भेजा है तो कुछ ना कुछ टैलेंट के साथ भेजा है, इस दुनिया में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए भेजा है, ऐसे ही आपको इस दुनिया में नहीं भेजा गया है। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि लोगों को यही नहीं मालूम कि उसका टैलेंट क्या है, उसको किस लिए भेजा गया है, व्हाट इज द रीजन ऑफ देयर एग्जिस्टेंस, इस दुनिया में आने का उनका सबसे बड़ा रीजन क्या है। तो वही 60 to 65% या 70% लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि उनका टैलेंट क्या है और ये दुनिया में आए क्यों है। तो वो जो होता है वो एक न्यूमरोलॉजिस्ट का काम होता है कि उसके टैलेंट को उसको आइडेंटिफाई करके बताना और इसमें इस दुनिया में आने का उसका रीजन क्या है वो बताना, वो एक न्यूमरोलॉजिस्ट का काम होता है जो उनको हम गाइड करते हैं एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट। अब इस दुनिया में जो भी आते हैं, इस दुनिया में मैंने आपको कहा कि उनके पास टैलेंट की कोई कमी नहीं होती, तो उसके पास कमी किस चीज की होती है? नॉलेज। Right करेक्ट, path. राइट पाथ, वेरी करेक्ट। सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑल्सो। Godfather. टाइम मैनेजमेंट। इससे में थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट, करेक्ट। सेल्फ अवेयरनेस। देखिए अब सेल्फ अवेयरनेस, ये सब ये एम्पल ऑफ वर्ड्स हैं, इसमें एक वर्ड नहीं, आपने सभी ने जो भी कहा सब करेक्ट है। तो उसके पास है क्या है? उसके पास केवल टैलेंट है, जो भी हिडन है वो उसको भी पता नहीं है, वो उसका हिडन है, टैलेंट है वो भी हिडन है, वो भी उसे पता नहीं है। तो जैसे किसी ने गॉड फादर भी कहा तो उसको भी हम सही मान लेते हैं, क्योंकि गॉड फादर कौन होगा? जो उसको गाइड करेगा, जो उसको रास्ता दिखाए, जो जो उसका उंगली पकड़ेगा और उंगली पकड़ के आगे लेके जाएगा। बाकी आपने सभी ने जो डायरेक्शन कहा वो भी एकदम करेक्ट है, उनके पास डायरेक्शन, लैक ऑफ डायरेक्शन, दे आर बेसिकली लैक ऑफ डायरेक्शन। सेल्फ कॉन्फिडेंस, उनके पास कॉन्फिडेंस भी नहीं होता है। ये सब चीजों का समन्वय जो होता है ना, वो उसको एक्चुअली कहाँ ना कहाँ वो दिमाग के अंदर वो जो जाले बुन जाते हैं ना, जिसके अंदर वो फंस जाता है, ये सब चीजों में अपने आप को फंसा लेता है। तो इसका अभी एक सिंपल एग्जांपल कहता हूं, तो जैसे आप मान लीजिए कि कोई एक जगह पे आप ट्रैवल कर रहे हैं, और वो ट्रैवल क्या, वो रोड के अंदर मतलब हर जगह से गाड़ियां आ रही हैं, लेफ्ट से आ रही हैं, राइट से आ रही हैं, साइड से आ रही हैं, सब जगह से गाड़ी आ रही हैं। और क्या हो जाएगा, सब जगह से गाड़ी आ जाएगी तो ट्रैफिक जैम हो जाएगा। अब ट्रैफिक जैम हो जाएगा, उसमें क्या होगा, शायद थोड़ा थोड़ा मूव होगा, थोड़ा थोड़ा मूव होगा या नहीं भी होगा, वहां स्टकअप भी हो जाएगा। अब मान लीजिए कि कोई ऐसा एक क्रेन आता है, कोई ऐसा गाड़ी आता है, कोई ऐसा हाथ आता है जो उस गाड़ी को वहां से उठा के एक दूसरी लेन में रख देता है, जो लेन में कोई गाड़ी नहीं है। वो भले छोटी सी लेन है पर वो लेन में कोई गाड़ी नहीं है और वो लेन में अभी जाना है, तो कैसे ड्राइव ड्राइव करेगा वो फिर? बहुत स्मूथली ड्राइव करेगा। अब वो कंडीशन में जहां पर वो अभी वो सिचुएशंस में थे, तो वो सिचुएशंस में बेसिकली आदमी को एंजाइटी हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, वो सिचुएशन में आदमी फ्रस्ट्रेटेड हो सकता है, वो सिचुएशन में आदमी दुखी हो सकता है, वो सिचुएशन में आदमी फुल ऑफ सौरो भी हो सकता है, क्योंकि वो आगे ना बढ़ पा रहा है ना कुछ हो रहा है, वहां स्टकअप हो गया है। और फिर वहां से एक हाथ आता है, वो हाथ उसको मतलब हाथ देगा, उस गाड़ी को उठाएगा, मतलब आप मानिए कि छोटी टॉय कार है, वही टॉय कार को मतलब जो हाथ है वो बहुत शक्तिशाली हाथ है, और वो उठाता है और वो उठा के उसको एक ऐसी लेन में रख देता है जहां कोई है ही नहीं। इट इज अ प्लेन लेन, देर इज नो वन इन दैट प्लेन, नॉट नो वन इज देयर इन दैट लेन। तो क्या होता है, तो वो अपनी गाड़ी को बहुत स्मूथ वे में लेके चला जाएगा, वो हैप्पी हैप्पी, मतलब ये गाना 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 गाते गाते जा सकता है, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, मतलब वो हवा में उसको उड़ाते उड़ाते जाएगा। तो बेसिकली ये क्या हो गया,
तो एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट हमारा काम है इस दुनिया में, वही मैं आपको कहता हूँ 60 to 65% या 70% पीपल आर स्टक अप इन दैट ट्रैफिक जाम। दे डोंट नो, दे आर नॉट इन दैट परफेक्ट लेन। मतलब वो लेन में इतने सारे लोग आ गए जिनका वो लेन ही नहीं है, जबकि भगवान ने सबको अपना अपना लेन बना के दिया हुआ है। बट इंसान क्या करता है, वो लेन में नहीं जाता है, और वो लेन में ना जाते हुए वो बेसिकली उस लेन में चला जाता है जहां उसको नहीं जाना होता है। और उस वजह से क्या होता है, बहुत सारे वहां इकट्ठे हो जाते हैं, कोई लेफ्ट से आता है, कोई राइट से आता है, कोई कहीं से आता है, कोई कहीं से आता है, तो ट्रैफिक जाम कर देता है। उस वजह से इंसान क्या होता है, डिप्रेशन, एंजाइटी, सौरव, वो वहां से निकल नहीं पा रहा है, वो स्टकअप हो गया। तो एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट हमारा काम है, जो वो हाथ है ना, वो हाथ जो वहां से उठा के वो गाड़ी को उसकी परफेक्ट लेन में राके रखने का काम करता है ना, वो हाथ होता है, वो न्यूमरोलॉजिस्ट का हाथ होता है। तो न्यूमरोलॉजिस्ट जो होता है उसे गाइड करता है, उसको बताता है कि आपके लिए कौन सा परफेक्ट लेन है और कौन सी लेन में आपको जाने का है। तो न्यूमरोलॉजी जो होती है, वो न्यूमरोलॉजी इस तरह से उनको गाइड करती है, ताकि फिर वो अपनी लेन में जा सके और ये गाना गा सके कि जिंदगी एक सफर है सुहाना, जहां डिप्रेशन, सौरो, गम सब कम हो जाएंगे। राइट। तो ये काम होता है न्यूरोलॉजिस्ट का, उनको वो लेन से निकाल के दूसरी लेन में लाना। राइट, क्लियर? यस सर। सबको Yes. समझ में आया? Yes, sir. ये फंडामेंटल एकदम क्लियर हुआ? Yes, हाँ जी sir. सर। अभी जो भी हैं और हेल्थ हेल्थ का भी वो कुछ करते हैं, मतलब दे आर हेल्थ का भी अपना गाइड करते हैं। तो बेसिकली मैं एक चीज आपको पूछना चाहता हूँ कि आपका लाइफ में सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? व्हाट इज योर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दिस लाइफ? और हु इज योर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी? रेदर टू आस्क व्हाट इज योर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी से अच्छा मैं ये पूछूं कि आपका हु इज योर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दिस वर्ल्ड। मैं ऑडिबल हूं आप लोगों को? हाँ सर। Yes, sir. हाँ जी सर, आ रही जी है। बताइए। Yes. जी तो बताइए, हु इज योर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दिस वर्ल्ड? इट्स माई सेल्फ। At what age, Myself. sir? At what age? Of course, it's taking care of myself. यस मुझे यस, करेक्ट देखभाल करना है। करेक्ट 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 करेक्ट। योर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज योर बॉडी। आपको मस्तिष्क को जो मिला है, जन्म पाया तो करेक्ट। Sir. सॉरी, आज थोड़ा इंटरनेट का काफी इश्यू चल रहा है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। मैं अभी ऑडिबल हूँ आपको? Yes, sir. यस। ओके, सो सॉरी। तो डॉक्टर साहब, हमारा पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है हमारा बॉडी, मतलब हमारा सोल जो होता है, वो सोल जिसमें जाता है वो होता है हमारा बॉडी। राइट। तो इस दुनिया में आके सबसे पहला आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, वो होता है आपका बॉडी। अब आप बॉडी का केयर नहीं करते हैं तो क्या क्या हो सकता है आपके साथ में? When you don't care about your body, what happens to you? We fall sick. We fall sick. अब सिक इंसान जो होता है वो इस दुनिया में कुछ कर पाता है क्या? नहीं। नहीं, उसके पास स्ट्रेंथ ही नहीं होती है। एग्जैक्टली। अब ये जो इसमें बहुत सारी चीजें होती है, तो देखिए आप ओबेस हैं, अगर आप बहुत सारी और बीमारियों से जूझ रहे हैं, आपको कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं जहां पर आप डिप्रेशन, एंजाइटीज और ये सब से फुल्ड हैं, तो बेसिकली
you are not count to be a responsible person. First thing, because इस दुनिया में जो आपको लेके चलने वाला है वो आपका बॉडी है। जो आपको इस दुनिया में अभी आइडेंटिटी, आपका रूप रंग जो कहते हैं आपको, जो आपका स्ट्रक्चर है, आपका वजूद है, वो वजूद आपका बॉडी है। लोग आपको आपके सोल से बाद में जानते हैं, अपीयरेंस से पहले जानते हैं। फिर जब आपके कांटेक्ट में आते हैं, जब आपको ट्रू सोल से आपके कनेक्ट होते हैं, तब आपका अपीयरेंस का इतना महत्व नहीं रहता है। बट आपके खुद के मेंटल हेल्थ के लिए, आपके खुद के इमोशनल हेल्थ के लिए, आपके खुद के स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए आपका बॉडी का फिट होना जरूरी है। अच्छा चलिए आप ये बताइए मुझे कि आपको पता है हेल्दी और फिट में क्या फर्क है? डॉक्टर साहब को जरूर पता होगा, बाकी सबको पता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिट और हेल्दी? अगर कोई आपको पूछे कि आप फिट हैं या हेल्दी हैं तो आप क्या कहते हैं? Being healthier is greater than fit. करेक्ट करेक्ट डॉक्टर साहब, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो आपका पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तो हेल्दी होना। तो न्यूमरोलॉजिस्ट क्या करता है? न्यूमरोलॉजिस्ट नंबर से आपको बता सकता है कि आपको क्या क्या हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो न्यूमरोलॉजी हमें गाइड करता है, जिसे हम हेल्थ न्यूमरोलॉजी कहते हैं। तो न्यूमरोलॉजी हमें गाइड करता है कि आपको फिट रहें या ना रहें, हेल्दी कैसे रहना है, आपको कौन से फूड्स खाने चाहिए, आपको अपनी बॉडी को बैलेंस रखने के लिए क्या करना चाहिए। वो सब चीजें जो हैं वो न्यूमरोलॉजी आपको गाइड करता है। न्यूमरोलॉजी विल टेल यू दैट हाउ यू हैव टू, अपने आप को कैसे फिट रखना है, कैसे अपने आप को हेल्दी रखना है, कैसे अपने आप को सही डायरेक्शन में लेके चलना है, ताकि अगर आपका मन स्वस्थ रहेगा, जब आपका बॉडी स्वस्थ रहेगा, तो आप बहुत सारी चीजों को लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप बहुत सारी चीजों को आगे लेके जा सकते हैं। अगर कोई मोटा है देन दैट्स ओके, एक बार चल सकता है वो, उसका बीएमआई जो है वो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, बट अगर 1-2% का ज्यादा है, जैसे 24 होना चाहिए तो 25-26 है तो कोई बात नहीं, वो चल सकता है। बट अगर कोई पतला है, उसको डायबिटीज है, प्रेशर है, उसको थायरॉइज्म है, ये सब चीजें क्रॉनिकल डिजीज से अगर वो गुजर रहा है, तो दैट मीन्स यू आर नॉट हेल्दी पर्सन। यू मे बी फिट, आप फिजिकली, आपके आर्म्स बहुत अच्छे हो सकते हैं, आप फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्डअप दिख भी सकता है, बट इनसाइडली यू आर नॉट हेल्दी, अगर आप ये सब चीजों से गुजर रहे हैं। तो बीइंग हेल्दी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन फिट। तो हम न्यूमरोलॉजी में ये ट्राई करते हैं कि आप हेल्दी कैसे रह सकते हैं। तो न्यूमरोलॉजी हमें इस तरह से हेल्प आउट करता है कि आपको हेल्दी कैसे रहना है। न्यूमरोलॉजी से हमें ये नंबर से पता चलता है कि हम हेल्दी कैसे रहें। अब दूसरा एक चीज आता है कि आप अपना बॉडी का केयर करना, ये सब करना आपका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सब चीजें आप करने की बहुत जरूरत है, ये सब चीजें करना वो है। अभी इंसान, जैसे अभी बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि अभी इंसान जो होता है उसका अभी डेथ हो रहा है, कोविड के अंदर भी डेथ हो रहा है, बहुत सारे लोगों का कहीं एक्सीडेंटल डेथ हो जाता है, बहुत कुछ हो जाता है, तो उसका क्या रीजन है और उसको हम कैसे न्यूमरोलॉजिकली कैसे देख सकते हैं, हाउ वी कैन कनेक्ट विद देम। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, न्यूमरोलॉजिकली इस चीज को इस तरह से देखा जाता है कि आपका लाइफ के अंदर कुछ इवेंट्स जो होते हैं वो सर्टेन इवेंट्स होते हैं और कुछ इवेंट्स जो होते हैं वो अनसर्टेन इवेंट्स होते हैं। हम डेफिनेटली किसी भी इंसान का डेथ और डेथ और क्रिटिकल सिचुएशंस के बारे में बता सकते हैं। वो एक थोड़ा अलग मेथड है, वो मेथड मैं आपको लास्ट में सिखाऊंगा कि वो कैसे देखा जाता है, बट मैं वो प्रैक्टिस करने के लिए मना करता हूँ। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम जब भी घूमने जाते हैं तो हमारा जब लास्ट दिन आता है वो हमें क्या पसंद है? डू वी लाइक दैट? नहीं। No, हमें sir. जाना है प्रैक्टिकली, हमें सबको पता है, बट हम उसमें इतना एंजॉय कर रहे होते हैं कि वो लास्ट दिन हमें पता नहीं, मतलब वी डोंट बेसिकली लाइक। और जब हम वहां से निकलते हैं तो निकलते वक्त हम जब गैदर्ड होते हैं, मतलब लास्ट में अगर सुबह नॉर्मली जब भी हमारा पैकेज होता है तो पैकेज के अंदर हम जब निकलते हैं तो सुबह का ब्रेकफास्ट जो होता है वो हमें दिया जाता है, जो जो रिजॉर्ट में, होटल में, जहां भी आप रुके होते हैं, अगर आपका मैप और ये सब प्लान होते हैं तो आपको ब्रेकफास्ट करके फिर आपको घर के लिए निकलने के लिए बोला जाता है। तो बेसिकली जब हम ब्रेकफास्ट टेबल पे सब लोग इकट्ठा होते हैं, बैठते हैं, तो हम पहला चीज यही डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट जर्नी हम कहाँ जाएंगे, नेक्स्ट टाइम अभी हम कहाँ घूमने जाएंगे, वेयर वी विल गो। इन जनरल यही चीजें डिस्कस होती हैं।
आप ब्रेकफास्ट पे डिस्कस करें या फिर वहां से निकलते हैं तो निकलते वक्त डिस्कस करें या फिर अगले दिन शाम को जब इकट्ठा होते हैं तब डिस्कस करते हैं। बट जरूर एक बार तो आप ये डिस्कस करते ही हैं कि नेक्स्ट टाइम हम टू जो अभी जाएंगे तो यहाँ पर जाएंगे, वी विल गो देयर, राइट? करते हैं, यूजुअली यही करते हैं ना, Yes, sir. Yes, sir. Yes. नॉर्मली Yes, sir. यूजुअली यही चीज करते हैं। ये चीज क्यों करते हैं? क्योंकि हम बहुत आशावादी लोग हैं, हम अपने लाइफ में आगे चीजों को कैसे अभी लेके जानी है, ये टूर तो हमारा खत्म हो गया, अभी इसको आगे कैसे और लेके जाना है उसके बारे में प्लान करते हैं। तो बेसिकली न्यूमेरोलॉजी जो होती है वो हमें कर्मास का, जैसे मैंने आपको वैदिक न्यूमेरोलॉजी से ये सारा चीज बताया अभी, तो कर्मास हमारी लाइफ में, वो कर्मास का इम्पैक्ट इस तरह से होता है। और हर इंसान चाहता है कि वाला कल जो है वो सुनहरा हो, भले वो जीवन की बात हो, कल की बात हो, आने वाले साल की बात हो, आने वाले 10 साल की बात हो, आने वाले 20 साल की बात हो, या आने वाला नया जन्म की बात हो। हर एक इंसान चाहता है कि उसका वो पॉजिटिव हो, सुनहरा हो, कल का दिन अच्छा जाए, कल का दिन हम अच्छा करें, ये सब चीजें। जैसे आपने ये कोर्स के लिए एनरोल किया तो आप में से काफी लोग, ये कोर्स को आज स्टार्ट हो रहा है तो एक्साइटेड भी होंगे कि आज का कोर्स स्टार्ट हो रहा है, ये हो रहा है, तो एवरीवन इज एक्साइटेड अबाउट इट। तो आपको ये सीखने विखने के लिए थोड़ा सा आप सोचते हैं कि वी वांट टू लर्न एंड क्या सीखने मिलेगा क्या नहीं सीखने मिलेगा, तो वो आपके बेहतर के लिए, आप अपनी लाइफ को और इम्प्रूव करने के लिए ये सब चीजों से कनेक्ट होते हैं। तो बेसिकली हम सब चाहते हैं कि हमारा बेहतर कल हो, तो न्यूमरोलॉजी जो है वो हमें सिखाता है कि हमारे कल को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी हमें गाइड करता है कि हम अपने कल को कैसे और बेहतर कर सकते हैं, और वो करते हैं कर्मास के हिसाब से। हम कर्मास कैसे अच्छे करते हैं तो उस हिसाब से करते हैं। तो देखिए, न्यूमरोलॉजिकली मैं कभी भी ये चीज को थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ कि मतलब हम आंसर ना करें या उसको चेक करने की कोशिश ना करें कि हमारा डेट का क्या है क्या नहीं है, क्योंकि नो बडी इज विलिंग टू और विलिंग टू नोइंग और इंटरेस्टेड उसमें नहीं होता है कि उसका डेट के बारे में पता करना है। क्योंकि कभी भी जीवन में हम डेट के बारे में नहीं सोचना चाहते, हम पॉजिटिव आशावादी होते हैं। हम, भगवान ने भी जब हमें बनाया होता है तो आशावादी ही बनाया होता है, तो हम हमेशा पॉजिटिव चीजों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, और यही सोचना चाहिए। और जीवन को इसी तरह से जिए कि आज का दिन अगर आखिरी होगा तो कैसा होगा मेरा। भले आप अपने सपने रखिए, भले आप अपने विश लिस्ट को रखिए, भले आप बकेट लिस्ट को रखिए, सब कुछ रखिए अपने पास, बट डेफिनेटली जीने की कोशिश हमेशा यही करिए कि आज का दिन से मैक्सिमम मैं क्या कर सकता हूँ। क्योंकि देखिए, आप जब पैकेज में जाते हैं तो पैकेज में क्या होता है, हर एक दिन का फिक्स होता है ना, आज यहाँ साइट सीइंग को जाना है, कल वहां साइट सीइंग को जाना है, परसों वहां जाना है, तरसों वहां जाना है, सब चीजें फिक्स्ड होती है। खाने से लेके, खाने का टाइम जो होता है, लंच का टाइम, वो भी वो लगा देते हैं। वो कहते हैं 2 बजे तक मिलेगा, 11 बजे 12 बजे वो बफे शुरू हो जाएगा और 2 बजे मिल जाएगा, नहीं तो फिर आपको आला कार्ट खाना पड़ेगा। रात का भी वही स्केड्यूलिंग फिक्स होता है, मॉर्निंग का भी ब्रेकफास्ट का स्केड्यूलिंग फिक्स होता है। तो जब हम घूमने जाते हैं और घूमने जाते वक्त जब हम ये सारी चीजों को फॉलो करते हैं तो कितना खुश होते हैं, कितना एंजॉय करते हैं। मतलब हम सुबह उठ भी जाते हैं, फिर फटाफट फटाफट ब्रेकफास्ट करने भी चले जाते हैं, ब्रेकफास्ट करके सब नहा धो के रेडी हो जाते हैं, फिर वो ट्रैवलिंग पे निकल जाते हैं, जहाँ साइट सीइंग को जाना है, जो भी करना है उसके ऊपर निकल जाते हैं, फिर आते हैं, फिर लंच करते हैं। अगर लंच नहीं लिया हुआ है तो पूरा दिन घूम घाम के रात को आएंगे, फिर फ्रेश हो जाएंगे, नहा वहा के फिर वापस हम लोग डिनर करने जाएंगे, डिनर करेंगे, फिर रात को जो भी छोटा मोटा एक्टिविटी वो होगा वो करेंगे, और उसके बाद फिर सो जाएंगे। द सिस्टमेटिकनेस जितनी आप उसमें देख रहे हैं, जब भी आप पैकेजेस में जाते हैं तो कितना सिस्टमेटिक आप अपने आप को लेके चलते हैं। एंड द मोर यू बिकम सिस्टमेटिक, द मोर एंजॉयबल थिंग्स विल फॉर यू। जितना आप सिस्टमेटिक होते जाएंगे उतना ही आपका लाइफ जो है वो मोर एंजॉयबल हो जाता है। मानते हैं कि नहीं मानते ये बात को? 100%. Yes, sir. तो हमारी लाइफ को भी इस तरह से हम क्यों सिस्टमेटिक नहीं कर सकते? तो डेफिनेटली न्यूमेरोलॉजी जो है वो आपको बताएगा कि आपके लिए दिन का कौन सा टाइम अच्छा है, आप कौन से टाइम को यूटिलाइज करिए। आपके लिए कौन सा टाइम, देखिए दिन में हर एक नंबर्स के हिसाब से टाइमिंग भी होते हैं, वो टाइम उनके लिए काफी अच्छा होता है, वो टाइम में वो अच्छा प्रोग्रेसिव काम करते हैं, वो टाइम उनके लिए बेनिफिट करता है। तो हम इससे न्यूमेरोलॉजी से ये भी बता सकते हैं कि किसी के लिए कौन सा टाइम अच्छा, उसको फेवर करेगा। हम ये सब चीजें भी न्यूमरोलॉजी से बता सकते हैं। और उसके अलावा और चीज की अगर मैं बात करूं डिटेल के अंदर, तो न्यूमरोलॉजी ये सब चीजें तो बताता ही है, बट न्यूमरोलॉजी हमें और एक चीज जो बताता है लाइफ में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है कि हम अपने आप को स्वॉट एनालिसिस जो करते हैं, हमारा स्ट्रेंथ क्या है, हमारा वीकनेसेस क्या है, हम कैसे चीजों को सही कर सकते हैं, ये सब चीजें जो होती हैं स्वॉट एनालिसिस जिसे हम कहते हैं, तो स्वॉट एनालिसिस जो होता है वो न्यूमरोलॉजी हमें बहुत अच्छे से बताता है।
मैं ऑडिबल हूँ आप लोगों को? हाँ सर। यस चलिए सर। ग्रेट जी। तो न्यूमरोलॉजी हमें ये बताने की कोशिश करता है, ये सारी चीजें हमें बताती है न्यूमरोलॉजी। व्हाट इज जाता है पेट बढ़ने शुरू तो जब है ना आपको शुरू होते हैं जिनको नहीं सर थोड़ी इधर बचा है, फिर ज्वाइन होना है क्या? हाँ हाँ फिर ज्वाइन होना है, वो लास्ट टाइम ज्वाइन होंगे, उसके बाद हम आज का क्लास नहीं तो आप सभी चाहते हैं तो आज का क्लास हम यहाँ पर खत्म भी कर सकते हैं अगर जल्दी आपको खत्म करना है तो। नहीं नहीं, ऐसे नहीं सर, मैंने ऐसे ही ओके ठीक है पूछा। ठीक है, नहीं नहीं मैं भी ऐसे इन जनरल कह रहा हूँ, जस्ट नथिंग मच इनटू इट। तो ये मेरा वैसे भी ये टॉपिक जो है वो यहाँ पर खत्म ही हो रहा है, तो ये टॉपिक तो हम यहाँ पर कंप्लीट कर ही रहे हैं अभी। राइट नाउ वी आर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक। तो न्यूमरोलॉजी हम कहाँ कहाँ देख सकते हैं, कहाँ कहाँ मदद रूप हो सकती है, वो सारी चीजें मैंने इसमें आपको एक्सप्लेन की है, और यही सारी चीजें मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा भी, यही सारी चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा भी। आई होप दिस वॉज वेरी क्लियरिंग एंड दिस वॉज वेरी मैं आई ओपनर तो नहीं कह सकूंगा आप लोग के लिए, क्योंकि आप लोग सभी लोग ये अकल्ट में आए हैं, तो कहीं ना कहीं आपका थोड़ा लाइफ जो है वो टूवर्ड्स सिस्टम की तरफ मूव होना शुरू हो ही गया होगा। बट फिर भी ये आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल तो होगा, जो नॉलेज मैं अभी शेयर किया हूँ, क्योंकि ये नॉलेज ने मेरी लाइफ को बदला था। ये नॉलेज जो मैंने गेन किया था, तो ये नॉलेज गेन करने के बाद मैं बहुत प्रभावित हुआ था। तो डेफिनेटली आप भी शायद इस नॉलेज को गेन करके प्रभावित जरूर होंगे, अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ 5-10% का चेंजेस जरूर लाएंगे। सर ये सब चीजें आपने जो आज बताई वो मेरे लाइफ में भी घर यानी हो चुकी है। तो जो आप बोल रहे हैं वो सेम मैं भी रिपीट कर रही हूँ कि इसी वजह से मेरे लाइफ में चेंजेस आए और अच्छा पाथ मिला मुझे, और मैं वो पाथ पे चल रही हूँ अभी। जी सिर्फ जी स्टार्ट जी किया है मैंने। करेक्ट करेक्ट ग्रेट ग्रेट ग्रेट। नहीं डेफिनेटली मैम यही है, क्योंकि यहाँ पर ही आपका ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है, और वो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब आपका मेंटल हेल्थ हो गया, स्पिरिचुअल हेल्थ हो गया, आपका इमोशनल हेल्थ हो गया, और फिजिकल हेल्थ हो गया। ये सब चारों चीजों का जब समन्वय होता है, मैंने आपको कहा, तो ये चारों चीजों का समन्वय होता है, वही आपको लाइफ में आगे लेके जाता है। तो हेल्थ का भी बात करेंगे हम इसमें डेफिनेटली, मेंटल का भी बात करेंगे हम इसमें डेफिनेटली, स्पिरिचुअलिज्म का भी बात करेंगे हम इसमें डेफिनेटली, और इमोशंस का भी डेफिनेटली बात करेंगे इसके अंदर। और न्यूमरोलॉजी जो होता है ना, ये चार चीजों पे डिपेंड करता है। देखिए आज तक मेरे जितने भी कार्यकाल में, मैंने छोटा कार्यकाल रहा है मेरा न्यूमरोलॉजी में, बट उस कार्यकाल में मैंने देखा है कि इंसान के चार ही टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एक तो उसका करियर रिलेटेड क्वेश्चन होता है कि मेरा करियर क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा, कैसा रहेगा, कैसा नहीं रहेगा। दूसरा उसका रहता है हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहते हैं, तो उसका क्वेश्चन उसका रहता है कि मेरा हेल्थ का क्या है, क्या नहीं है। तीसरा उसका रिलेशनशिप को लेके प्रॉब्लम्स रहेगा, उसका वाइफ के साथ में, दूसरे लोगों के साथ में रिलेशन, और उसके लिए उसका प्रॉब्लम्स रहेगा। और चौथा वो खुद मतलब बहुत सारी चीजों से जूझ रहा होता है, मतलब उसे कोई पाथ नहीं दिखता है, करियर रिलेटेड भी नहीं, बट बहुत सारी चीजों में वो अपने आप को पर्सनली कैसे क्या चीज को लेके जाना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, वो सारी चीजों के कंफ्यूजन में, डायलेमा में जीता है। तो यही चार रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं, इसके अलावा मैंने पांचवा किसी का कोई क्वेश्चन देखा नहीं आज तक। तो ये जो पूरा न्यूमरोलॉजी का साइंस है या अकल्ट का साइंस है, ये चारों चीजों पे घूमते रहता है, ये चारों चीजों के लिए ही आपको मतलब सारी चीजें आप आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, मतलब क्वेश्चंस के प्रकार बहुत अलग अलग हो सकते हैं, बट उसका जो फाइनल कंक्लूजिंग पार्ट होगा ना, वो ये चारों में से एक ही होगा। ओके। सर पहला कौन सा वाला बताया था आपने, रिलेशनशिप? करियर, करियर आपका करियर 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 करियर, रिलेशनशिप और क्या? हेल्थ। हाँ। Health हेलो and हेलो हाँ बोलिए, हेलो। finance. हाँ बोलिए, प्लीज रीजॉइन एवरीवन। ओके सर।
इसका जो लास्ट डिजिट होगा वो आपका शायद मैरिज ईयर का लास्ट डिजिट हो सकता है, या फिर इसका टोटल जो ईयर का आपका आएगा वो इसमें आ सकता है। अब इसके अंदर आपको मैरिज ईयर भी देखना है, या फिर आपका जिस साल में मैरिज फिक्स हुआ था या एंगेजमेंट जो हुई थी आप कहते हैं वो होता है। देखिए जिसका लव मैरिज होता है ना उसके लिए ज्यादा वर्कआउट नहीं होता है, बट बाकी सारों के लिए ये वर्कआउट होता है, और ये 80% आपका मैचिंग हो जाता है। इट इज 80% मैचिंग। तो चलिए किसी का एग्जांपल ले लेते हैं, तो जो भी मतलब डेट ऑफ बर्थ अपना मंथ अपना बताएंगे, जिसका भी शादी हो गया है वो अपना मंथ बता सकते हैं। कोई एक बताइए प्लीज। मेरा मेरा जनवरी है। ओके 1 है। और आपका ईयर ऑफ मैरिज क्या है सर? 2019। 2019 में आपका शादी हुआ है, हाँ जी। तो वो हो गया आप 3। तो आपका मैरिज जो है वो वही साल में हुआ था और फिक्स भी वही साल में हुआ था? हाँ जी, काइंड ऑफ। आई हैड अ लव मैरिज, सो नहीं, लव मैरिज मतलब का इसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है। लव मैरिज का मैंने आपको पहले ही कहा कि लव मैरिज का थोड़ा अच्छा सा इश्यू है इसके अंदर। यस, अच्छा अच्छा। लव मैरिज के लिए थोड़ा सा, वो उसका रीजन भी मैं आपको लास्ट में बताता हूँ कि उसका ठीक है। रीजन क्यों लव मैरिज के लिए वो थोड़ा सा नहीं मैचअप होता है। लव मैरिज के लिए थोड़ा सा इश्यूज इसमें क्रिएट होता है। ओके। और दूसरे कोई बताएंगे अपना जिनका अरेंज मैरिज हुआ हो? हाँ बोलिए सर सर। मेरा हाय मैं एक ही बताइए फिर सबका ले लेंगे। पांच तो लेने ही पड़ेंगे, तब सबको पता चलेगा थोड़ा ये क्या है वो। कोई भी एक बोलिए ना। हाँ सर मेरा मैं लीजिए फिर। मेरा बॉर्न जुलाई महीना है, यानी 7वां महीना। हाँ। और 2019 में मेरी शादी हुई थी। 2019 में? हाँ 2019 में। तो आपका भी 3 आ रहा है, तो फिक्स भी उसी में हुआ था कि 18 में फिक्स हुआ था शादी? और नहीं, उसी महीने उसी ईयर में शादी फिक्स हुई थी, मार्च महीने में हुई थी। कब हुआ और था फिक्स हुआ था? फरवरी में फिक्स हुआ और मई महीने में हो गई, अप्रैल में हो गई, सॉरी। ओके ओके, फरवरी में फिक्स हुआ और अप्रैल में हो गई। चलिए मैं आपका केस बाद में डिस्कस करता हूँ, वो क्या है मैं आपको बाद में बताता हूँ। हवल सर, चलिए किस पे? हाँ मेरा बर्थ मंथ 6 है। ओके। मेरा लव मैरिज हुआ था, लेकिन आपका इस चार्ट से मैच कर रहा है। हाँ वो देखिए किसी का मैच चेक करता है किसी का नहीं करता है, और बिकॉज दूसरा माय ये मैरिज एक वाज मेथड है। 1999। हाँ तो 9 आपका आ गया यहाँ पर, राइट करेक्ट। तो देखिए क्या होता है कि ये मैंने मतलब खुद कुछ एक्सपीरियंसेस से कुछ मैटर से कहीं से कुछ मतलब कहीं से कुछ चीज को लिया भी है, किसी ऑथर के उसमें से मैंने आइडिया भी लिया है, और खुद से फिर बहुत सारे चार्ट को मैंने स्टडी किया है, उसके बाद इसको मैंने बनाया है। ये मेरा खुद का कुछ मैनिपुलेटिव बनाया हुआ है। तो इसके अंदर कैसा है, मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को गैदर्ड करके किया है, बट मैंने जहां तक देखा था ना तो लव मैरिज वालों का इसमें मैचअप नहीं होता। उसका रीजन ये होता है कि वो लव अफेयर में जब एंटर्ड हो जाते हैं फिर उनका कैसा होता है कि शादी का भी कुछ मतलब फिक्स नहीं होता है। कभी कभी वो कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, कभी कभी नहीं भी करते हैं, तो इसलिए वो फिक्सिंग का कुछ थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। तो इस वजह से वो लव मैरिज का नहीं होता है, बट कभी कभी वो हो भी जाता है। सो इन दैट केस लव मैरिज के लिए मैं थोड़ा सा श्योरिटी नहीं लेता हूँ। और दूसरा कि जिसका मैरिज जो होता है ना वो मैरिज अगर फ्रूटफुल नहीं गया, उसका मैरिज में कुछ इश्यूज आ गया ना, तो उसका फिर थोड़ा मैचिंग को गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि डेस्टिनी ये कहता है कि वो मैरिज वाज नॉट एग्जैक्टली डेस्टाइन्ड टू गेट मैरिड। सर आगे के मंथ नहीं है क्या, 10, 11, 12? तो उसका मैम 10 होगा तो 1 हो जाएगा, 11 का 2 हो जाएगा, और 12 का 3 हो जाएगा। सर ये ईयर ऑफ मैरिज के डिजिट्स कैसे लेते हैं? खाली लास्ट डिजिट ऑफ द देखिए ईयर ऑफ द मैरिज? लास्ट डिजिट भी ले सकते हैं या फिर टोटल भी हो सकता है, दोनों में से एक हो सकता है। जैसे अगर किसी का 2019 में हुआ है तो उसका टोटल 3 होता है, राइट। तो 3 भी आ सकता है या फिर 9 भी आ सकता है। या बिकॉज मैंने टोटल करके जब 1 देखा तो 10 को 1 करके, इसीलिए मैंने बोला कि मैच हो रहा है। तो आपका 1999 10 का करके टोटल इज 1 10। भी हो रहा है और लास्ट का 9 भी आ रहा है और 1 भी हो रहा है, तो दोनों चीज आपका मैचअप हो रहा है। तो थोड़ा सा वो इंडिकेटिव ये है भी है कि मतलब आपका मैरिज इज अ परफेक्ट मैरिज इन टर्म्स ऑफ, मतलब देखिए हर एक के थोड़े मैरिज में इश्यू रहते हैं ऐसा नहीं, बट वो होते ही इन जनरल होते हैं, बट मैरिज इज गुड मैरिज काउंट टू बी है। थैंक यू सर।
और ये एक मेथड है, और फिर और एक दूसरा मेथड बताऊंगा आगे चल के। तो वो दोनों मेथड को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमें प्रेडिक्ट करना बहुत आसान हो जाता है। चलिए किसी और का डेट ऑफ बर्थ लेते हैं जिनका अभी मैरिज देखना है। मेरा डेट ऑफ मंथ है 5 और ओके, मैरिज 2000। आपका ईयर 5 है, और कौन से साल में मैरिज हुआ है मैम? सर मुझे ही ऑडिबल नहीं है कि बाकी लोगों को भी आप ऑडिबल नहीं है? मंथ 5 Audible है नहीं मेरा, उसका वॉइस ब्रेक हो रहा है। बॉर्न सर, मंथ है हमें भी 5। नहीं सुनाई दे रहा। ओके, अच्छा बॉर्न ठीक मंथ 5 है, और आपका साल कौन सा ईयर में मैरिज हुआ है मैम? 2005। हाँ, तो 5 आ गया, लास्ट डिजिट 5 है, और 7 टोटल भी आपका, तो 7 भी मैच हो गया। 2005 का टोटल भी 7 होता है, तो 5 एंड 7 बोथ आर मैचिंग। सर मेरा और बर्थ किसी का? मंथ, मेरा बर्थ मंथ 11 है, तो इट विल बिकम 2 एंड Yes. शादी का है 2011। हाँ, तो 11 का 1 आ गया मैम। 1 लास्ट नंबर 1 आया। यस, 1 आ गया मैम। देखिए, ये आपको देखना है, ये एक मेथड है, और उसके साथ में दूसरा एक मेथड को आगे चल के हम सीखेंगे, तो कंबाइन करेंगे। तो दोनों मेथड्स को जब हम कंबाइन करेंगे, तो कंबाइन करके फिर हमें जो मिलेगा उससे हमें पता चलेगा, और हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि इनका शादी कब होगा एग्जैक्टली। सर ये एक बार ही दोबारा समझा दीजिए, नहीं समझ में आ रहा है। जी 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 जी, समझाता हूँ। देखिए, आपको आपका जन्म का मंथ है वो लेना है पहले। मैम, आपका शादी हो गया कि बाकी है? हो गया, हो गया। लव चलिए, मैरिज है आपका लेकिन। मंथ कौन सा? तो भी देख लेते हैं एक बार। चलिए, आपका मंथ कौन सा है? मंथ है 9। 9। तो चलिए हम यहाँ 9 देखेंगे, ठीक है। अभी आपका कौन से साल में शादी हुआ है मैम, ईयर? 1996। 1996 है। तो देखिए, 1996 का लास्ट डिजिट क्या है? 6। 6, तो वो यहाँ पर आ रहा है, राइट? तो टोटल 7 है, वो भी यहाँ पर आ रहा है। वो भी यहाँ पर आ रहा है, यस, टोटल 7 है, वो भी आ रहा है यहाँ पर। तो मतलब वो साल में आपका डेस्टाइन था मैरिज होना। तो मतलब आपका 1996 में जो मैरिज हुआ है वो, मतलब इट इज अ परफेक्ट मैरिज 1996 का। बट सर फिर राइट, मेरे हस्बैंड का जो बर्थ ऑफ मंथ वो है मैच 8 नहीं है, भी हो सकता है, वो हो वो भी नहीं मैच सकता, नहीं ऐसा हो रहा जरूर। है। हाँ, वो नहीं भी हो सकता, वो एक का मैच हो जाएगा तो अच्छा है ना, खत्म हो गया ना, दूसरे को देखने की जरूरत क्या है। मैं इस तरह से डिजाइन किया हूँ कि जो पढ़ने आते हैं ना उनका मैच हो जाता है। आपके हस्बैंड फीस भर के आएंगे तो उनका भी मैचिंग कर दूंगा फिर मैं। सर मगर हमारा दोनों का मैच नहीं हो रहा है। सर मेरी वाइफ फीस भर के नहीं आई है, पर उसका भी पूरा मेरा मैच चेक होता है, करना, बिकॉज ही इज आल्सो नवंबर है जून। मेरा, हाँ नवंबर जी जी, बर्थ है नवंबर सर। 2, ओके 2। तो ये आ गया 2। अच्छा, और ईयर 99 सर। 1999। जी जी। तो 1999 का हम जब 9 तो नहीं है पर टोटल करेंगे तो 1 है, 1 आएगा 1 आ जा रहा है। 1999 का, तो 1 है यहाँ पर। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक प्रेडिक्टिव साइड का बता देता हूँ। चलिए, मान लीजिए कि कोई आता है अभी आपके पास, अभी राइट अवे कोई आया अभी आपके पास और कहता है कि साहब मेरा शादी कब होगा बताइए। मैम, हम मेरा शादी कब होगा बताइए, ठीक है। तो आप उसका बॉर्न मंथ देखेंगे कि उसका बॉर्न मंथ समझ के चलिए कि 6 है, ठीक है। छठे महीने में उनका जन्म हुआ है, हम देखेंगे। अभी उसके हिसाब से अभी हम चल क्या रहा है 2021। तो 21 का एंडिंग क्या है? 1 है, और उसका टोटल करेंगे 2021 का तो 5 होगा। यस। अच्छा, उसके बाद 2021 का टोटल क्या होगा? 6 होगा। और 2022 का टोटल क्या होगा? 6 होगा। फिर 2023 का टोटल क्या होगा? 7 होगा। उसका 3 भी है। फिर 2024 का टोटल क्या होगा? 8। 2025 का टोटल क्या होगा? 9। तो उनके लिए अभी अगर हम सारी चीजों को कंक्लूड करके चले तो 21, 22, 23 और 25 जो है वो बन रहे हैं, राइट, इसके हिसाब से। अभी दूसरा एक मेथड में आगे चल के आपको सिखाऊंगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा सेट हो जाएगा।
समझ में आया आपको अभी मैंने क्या कहा? यस सर, वेरी इंटरेस्टिंग। यस सर। सर लेकिन नेक्स्ट क्लास में दोबारा करेंगे, अभी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो पा रहा है। हाँ मैम, देखिए अभी वापस मैं आपको समझाता हूँ। आपका जिस मंथ में शादी हुआ है ना मैम, सॉरी, आपका जिस मंथ में जन्म हुआ है ना, वो आपको लेना है, ठीक है? यस। चलिए, आपका मंथ मान लीजिए कोई भी है, 3 है आपका मंथ, मार्च है, ठीक है? अभी आपका मैंने प्रैक्टिकली तो हमने देख लिया, पर अभी एग्जाम्पल के तौर पे हमने 3 ले लिया, ठीक है? अब उसके बाद आपका शादी जो हुआ होगा, अभी हुआ होगा का बात कर रहे हैं हम, राइट? क्योंकि होगा उसमें तो थोड़ा प्रैक्टिकली और भी जाना पड़ेगा, और भी थोड़ा डीप डाउन जाना पड़ेगा, और एक मेथड को सीखना पड़ेगा। वो मेथड से हमें पता चल जाएगा कि कब होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। बट अभी ये पकड़ के चलते हैं कि आपका मार्च में महीने में अगर जन्म हुआ है, तो बेसिकली आपका जो फिक्स ऑफ मैरिज मतलब एंगेजमेंट जो होगी, वो शायद जिसका ईयर का एंडिंग में 3 हो सकता है, या जो ईयर का टोटल 3 हो सकता है, वो भी हो सकता है। जिसका एंडिंग में 6 हो सकता है, या टोटल 6 हो सकता है ईयर का, वो भी हो सकता है। 7 भी हो सकता है, या 9 भी हो सकता है। एंडिंग में 6 का मतलब क्या होता है? 2006 हो गया, 2016 हो गया, 1996 हो गया। एंडिंग में 3 का मतलब क्या होता है? 2003 हो गया, 1993 हो गया, 2023 हो गया। या फिर टोटल 3 का मतलब क्या होता है? जैसे 2001 हो गया, तो 2001 का टोटल क्या होगा? 2 + 0 + 0 + 1 क्या होता है? 3 होता है। 2006 का अगर किसी का जन्म होता है तो क्या होता है? उसका 1995 भी हो सकता है, तो 1995 का आप टोटल करेंगे तो क्या आएगा? 6 आएगा। तो इस तरह से आइधर आपको ईयर का टोटल करना है, और टोटल करके जो डिजिट आता है वो हो सकता है, या फिर लास्ट डिजिट उसका होगा ईयर का, वो हो सकता है। और उसके अंदर आपको ये भी देखना है कि कभी कभी उसका फिक्स ऑफ मैरिज मतलब एंगेजमेंट जो है, तो आप कह सकते हैं, मतलब हम आगे किसी का प्रेडिक्ट भी करते हैं ना, तो उनको कहते हैं कि आपका शादी शायद ये साल में होगा या नहीं होगा, बट आपका एंगेजमेंट ये साल में हो जाएगा। और एंगेजमेंट मतलब हाफ शादी तो हो ही गया। लेकिन सर ये ना डन है, जैसे हस्बैंड की जो मंथ है वो 3 है, बॉर्न मंथ, एंड हमारे 96 में हमारा अफेयर हुआ, एंड 96 में शादी हुई थी हमारी, देन 6 भी आ रहा है। हाँ, तो आ रहा है ना आपका 6, यस। हम्म, और 1996 का टोटल भी 7 होता है मैम, तो वो भी आ रहा है यस यहाँ पर। 7 भी आ रहा है। तो देखिए, यहाँ पर जब हमने किसी का भी छठे महीने को देखा, अभी किसी का कोई शादी के लिए पूछने को आया, तो आपका दोनों मैच कहीं नहीं हो रहा है। मतलब 2021 का टोटल करेंगे तो 5 होता है, 20 वो उसमें 1 जरूर आता है। 2022 का टोटल करेंगे तो लास्ट डिजिट 2 है, पर टोटल 6 आ रहा है। अभी 2000 का 23 का टोटल करेंगे तो क्या आएगा? 7 आएगा, पर उसका 7 लास्ट टोटल नहीं है, और लास्ट डिजिट 3 अवेलेबल है। तो इसके लिए हम सेकंड मेथड पे जाएंगे। मान लीजिए किसी का अगर दोनों चीज यहाँ मैच हो रहा है ना, तो आप एग्जैक्टली बता भी सकते हैं, इससे भी बता सकते हैं कि ठीक है, आपका शादी ये साल में हो जाएगा। तो सर कितने डिजिट्स मतलब होने चाहिए? जैसे 2 डिजिट्स हमारे बन रहे हैं तो वो ठीक है, मतलब मैरिज बुक ऐसा मतलब मैं बनना आपको चाहिए? क्या, हाँ वो ठीक है, हाँ वो ठीक है। अब सर तो ठीक है ना, अभी चारों आप मिल रहे हो तो? अभी आप चारों तो कहाँ से मिले? या तो अच्छा, आप टोटल मिलेंगे 2 करेंगे, या ना, तो लास्ट डिजिट 2 ही देखेंगे। मिले। एक एग्जांपल सर और बताइए। हाँ ठीक है, किसी हेलो, का बताइए ना मुझे, हाँ किसी मेरा का मेरा बताइए ना, मैं मेरा बताता हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 4 नवंबर 2000। अब आप बताइए कि शादी कब नवंबर होगी। मतलब 2 हो गया, ठीक है सर। और शादी कब हुआ हाँ, आपका? नहीं कब होगा आप बताइए ना, कब 4 होगा। नवंबर 2000। हाँ ये तो बर्थ है, तो शादी कब होगा, कौन से ईयर में होगा आप बताइए। कब? बताइए बताइए, पूरा बताइए आप मुझे। 4 नवंबर 2000 है बर्थ डेट। फोर्थ तो अगर कोई पूछता है कि मेरा शादी कब होगा, तो आप नवंबर बताइए 2000। कौन से ईयर में। जी सर। अरे हाँ सर, बता रहा हूँ। आप क्यों परीक्षा ले रहे हैं मेरी? मेरा काम ही यही है, नहीं हाँ नहीं, हम तो उसके लर्न कर पैसे रहे हैं। लेता हूँ सर। हाँ तो लर्न हाँ कर हाँ रहे हैं। हाँ, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ ना आपका। जैसे आपका नवंबर मतलब 2 हो गया, ठीक है। जी आप जी 2 के जी हिसाब सर। से देखेंगे तो 1568 आता है, करेक्ट। और आपका बॉर्न ईयर कौन सा बताया आपने? 2। 2000। आप 2000 का कोई पढ़ने आया है हमारे पास? वो कौन है पहले तो वो देखें हम। क्या आपका नाम क्या है? नहीं मैं अपने भांजे के लिए पूछ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ओके ओके जी ओके, ना ना जी कोई जी नहीं जी कोई नहीं।
जी हाँ सर, मैं जी सर। बताता हूँ, चलिए। तो हम जैसे अजीज इनका 2021 देखेंगे तो 21 का 1 आ रहा है और 5 भी आ रहा है, तो ये साल में भी बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटीज हैं। अब और एक चीज से मैं इसको कंफर्म करता हूँ। देखिए ये साल बहुत ही अच्छी प्रोबेबिलिटी है उसके लिए। हेलो जी सर, जी सर। जी, ये साल में 97% का मैं कह सकता हूँ कि उनका शादी हो जाएगा फिक्स, या हो भी सकता है शादी। तो ये कैसे प्रेडिक्ट किया हमने? मैम वो तो अभी आगे चल के आपको सिखाऊंगा ना। अच्छा, अभी हमने नहीं सिखाई। सर सॉरी टू नहीं इंटरप्ट उसके बट लिए और बहुत लेंदी सर सॉरी टू इंटरप्ट बट बहुत लेंदी सेशन हो रहा है। कैन वी डू इट ऑन नेक्स्ट सेशन? जी 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 जी, डेफिनेटली 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 डेफिनेटली। जो रुकना चाहते हैं वो रुक सकते हैं, जिनको मतलब अभी कुछ नहीं, मैं इनका ही डिस्कशन करूंगा इनके साथ में ही, इनका जो भी है बता दूंगा, और एक छोटा सा स्टोरी है, बाकी कुछ नहीं है। एनीवन जो भी चाहते हैं दे कैन गो, नो प्रॉब्लम, राइट। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर, एंड नेक्स्ट लेक्चर हमारा नेक्स्ट परसों होगा, तो बी प्रिपेयर फॉर दैट, और हम लोग आगे का जो भी स्टोरी है वो कंटिन्यू करेंगे, राइट। थैंक यू वेरी मच। और जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था वो कौन थे? हाँ जी सर। सत्यपाल जी आपने पूछा हाँ था, जी, हाँ जी, ओके हाँ ओके। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सत्यपाल सर, हाँ जी जी। देखिए क्या है। जी हाँ सर। सत्यपाल जी देखिए, ये साल इसके लिए काफी अच्छा है, और अगर मंथ की भी बात करूंगा आपको, तो मंथ के लिए सितंबर, अच्छा। सितंबर में अच्छा रिश्ता आके, या फिर अगस्त, जून जुलाई में भी आ सकता है अगर कोरोना का सिचुएशन ठीक रहा तो। नहीं तो सितंबर जी का जी। महीना जो है, सितंबर में इनके चांसेस काफी अच्छे हैं। जस्ट आई, आप थोड़ा पुश आउट करिएगा, आपको चांसेस काफी अच्छे रहेंगे, डोंट वरी। सर इसमें मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे इन्होंने बताया कि 2000 ईयर ऑफ बर्थ है, तो ही जी इज जी। जी प्रोबेबली अराउंड 21, राइट? तो अगर जैसे जी कोई हम किसी को प्रेडिक्ट करके बोलता तो बोलेगा लाइक जी। आई डोंट थिंक सो 21 इज द अब राइट देखिए एज टू क्या होगा कि ये अगर गेट मैरिड। चाहते हैं तो ये साल में प्रोबेबिलिटी सर बन रही है, राइट। राइट। ये साल में प्रोबेबिलिटी बन रही है। अभी ये अगर लड़का ढूंढने की कोशिश, मतलब लड़की देख रहे हैं और शादी कराना चाहते हैं तो, नहीं तो अच्छा इसका 24-25 की साइड में भी हम देखेंगे और सोचने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या होता है, आपके जीवन में एक मौका चला गया तो ऐसा जरूरी नहीं कि वापस नहीं आएगा, आएगा वापस भी। अच्छा सर। अच्छा सर, कुछ ऐसा भी कैलकुलेशन है कि हम उसको ये बताएंगे कि आपका लव मैरिज होगा, अरेंज होगा, ऐसा भी कुछ है कैलकुलेशन हाँ में? वो तो होता ही है ना, वो तो होता ही है, वो तो न्यूमरोलॉजी आगे में? चल के अच्छा। आएगा। वो तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट एकदम इजी कॉन्सेप्ट है, वो तो हम बता सकते हैं डेफिनेटली। अच्छा। अच्छा। यस। तो जैसे पर अभी मैंने सर आपको बताया सर कि ये अभी सब योग कंसेप्ट उसके बन सिखाओगे रहे हैं। ना आप, कि हाँ टैकल कैसे कर रहे हैं हम, मैम आपका टैली आवाज कैसे ब्रेक कर हो रहे रहा हैं, है, ये आपका सब आवाज। कंसेप्ट सिखाओगे ना आप? कौन सा वाला? सर ये सारे कंसेप्ट सिखाओगे ना आप, कि टैली कैसे हाँ हाँ किया है हमने, डेफिनेटली ये डेफिनेटली। कि लव देखिए क्या मैरिज होगा होगा, कि अरेंज ये मैरिज होगा, हम, या मंथ वगैरह? हाँ हाँ देखिए, वैदिक वैदिक न्यूमरोलॉजी क्या कहता है, जैसे इनका भी एज 21 है, ठीक है, और मैंने कहा कि इनके लिए अभी फ्रूटफुल टाइम है मैरिज के लिए, एंड दैट टू ऑल्सो सितंबर मंथ अच्छा है। बट जैसे अभी वो 21 में शादी करने को देख ही नहीं रहे, ठीक है, तो अभी योगाज जो है ना, वो योगाज इनके बन रहे हैं मैरिज के। जी। हाँ और बहुत बार क्या होता हाँ है कि इंसान का शादी जो राइट। होता है ना वो नहीं होता है, बहुत डिले होता है। तो क्या होता है कि योगा जो हम वैदिक न्यूमरोलॉजी देखते हैं ना, तो वैदिक न्यूमरोलॉजी योगास पे वर्क करता है, और उसको फिर दशा के हिसाब से देखा जाता है, अंतरदशा महादशा, अंतरदशा महादशा, और वो सब सारी चीजों का नक्षत्र क्या है, राशियां क्या है, उसके हिसाब से देखा जाता है, और उसके हिसाब से उसको बताया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, तो कुंडलियां आपने देखी होंगी सभी ने, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से बिलोंग करते हैं उनको सब पता है, जो नहीं बिलोंग करते उनको नहीं पता होता है। ये सभी ने ऐसा देखा होता है, राइट। अब यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, ये क्या होता है आपको पता है?
ग्रहों की जगह होती है ना ये। डिफरेंट हाउसेज और विद डिफरेंट प्लैनेट्स। या 12 घर डिफरेंट जो मैंने हाउसेस होते हैं, ये 12 घर होते हैं। अब ये 12 घर एक्चुअली क्या होते हैं? हर घर का एक भाग्य, मतलब एक हमारे भाग्य का घर होता है, एक हेल्थ का घर होता है, एक वेल्थ का घर होता है, हाँ चलिए, वो तो अभी 2 मैरिज का नंबर हो घर गया, होता ये है। 1 नंबर हो गया, 2 नंबर, 4 नंबर, 7, 8, 9 नंबर, वो तो सबका सही है। बट ये मैंने जैसे यहाँ 1 लिखा, तो हर एक केस में ये 1 लिखा नहीं आएगा। क्यों पता है Yes. आपको? ये हाउसेस जो होते हैं ना, वो राशि होती है। यस सर, हाउसेस होते हैं और राशि होती है, और हमेशा चेंज होते रहते हैं। तो वो कुछ यस, लगन भी तो कुछ होता है ना, या फर्स्ट नंबर हाँ पे कुछ? यस, वो लग्न वाला कंसेप्ट आता है उसके अंदर। और ये हाउसेस जो होते हैं, ये राशियां होती है और ये चेंज होती रहती है, लोगों को पता नहीं होता है। और दूसरा एक चीज क्या होता है, हमेशा केतु जो होता है, राहु और केतु, राहु की केतु की एक दूसरे के ऊपर दृष्टि रहती है। जिनको पता नहीं है कोई टेंशन मत करिएगा, मैं जितना जितना आगे आएगा उतना बताते जाऊंगा। और इसमें क्या होता है, हर एक का अपने से 7वें नंबर के हाउस पे दृष्टि रहता है, हर एक का। उसका कॉम्बिनेशन विद द 7 नंबर हाउस से रहता है, इसलिए 7 नंबर जो होता है ना, उसे स्पिरिचुअलिटी का नंबर कहा गया है। 7 नंबर को इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, राइट। और ये सब राइट चीजें सर, मैं आपको राइट। बताऊंगा। फिर मैं थोड़ा पैमेस्ट्री का भी आपको कंसेप्ट समझाऊंगा, पामेस्ट्री कैसे, थोड़ा सा आपको डिटेलिंग में नहीं बताऊंगा, बट थोड़ा सा बताऊंगा, ताकि आपको न्यूमरोलॉजिकली भी उसको कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है वो आपको पता चलेगा, राइट। राइट सर, राइट। थैंक यू वेरी मच सर। ओके चलिए, तो फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मुझे याद दिलाइएगा, मैं आपको आपका लकी नंबर बताऊंगा, आपका जन्म का जो डिटेलिंग होगा उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा आपका लकी नंबर। ओके सर। ठीक है चलिए, तो थैंक यू वेरी मच, सॉरी, गुड नाइट। कितने बज गए? 10:50 होगा। इंटरेस्टेड है सर, बहुत इंटरेस्टेड आया सर। सर बहुत अच्छा था, आज का सेशन बहुत अच्छा Thank you, था। sir. It was a बट fantastic सर experience. प्लीज एग्जैक्ट टाइम पे स्टार्ट कीजिए, एग्जैक्ट टाइम। देखिए ऐसा मैं पता नहीं चला 2:30 पर अभी आप लोगों को पंक्चुअल हो जाना पड़ेगा, जैसे हम टूर्स एंड ट्रैवल्स करता हूँ, आप थोड़े टाइम सर प्लीज एक्चुअली थोड़ा टाइम पे आ सब्जेक्ट इतना जाइए, राइट। इंटरेस्टिंग था कि क्लास लॉन्ग हो गया, पता भी नहीं चला। द राइट सब्जेक्ट वाज जी वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ सर, जी, हाँ जी, हाँ कंटिन्यूअसली जी, नहीं हाँ ले जी। सकते हैं क्लास? हाँ सर, नहीं, कंटिन्यूअसली नहीं ले कंटिन्यूअसली पाएंगे। नहीं उसका ले सकते। रीजन ये है, उसका रीजन ये है कि आपको अभी तो ठीक है, जैसे जैसे मैं आगे लेके जाऊंगा ना, आपको प्रैक्टिस का टाइम प्रैक्टिस लगेगा। करना जैसे होगा। भी मैंने आपको डेट ऑफ बर्थ दिए है ना, अभी मैंने आपको ये चार्ट दिया है ना, वो चार्ट से आप अभी कुछ डेट ऑफ बर्थ को गैदर्ड करिए, अपने परिवार में अच्छा। दोस्तों का सबका गैदर्ड करिए। फिर आपको मैं होमवर्क भी देते जाऊंगा, और एवरी वीक जो अच्छा होमवर्क करेगा उनको मेरी तरफ से मैं एक रेमेडी दूंगा, आइदर स्टोन दूंगा, आइदर ब्रेसलेट्स दूंगा, आइदर कुछ और चीज दूंगा। एवरी वीक यू विल गेट रेमेडीज, द पर्सन हु विल परफॉर्म द ग्रेट होमवर्क, और मेरी तरफ से वो चार्ज करके मिलेगा आपको पूरा कंप्लीटली। जो रेमेडी भी दूंगा वो चार्ज रेमेडी दूंगा। सो दिस इज लाइक गिव अवे फ्रॉम माय साइड। तो बेसिकली आप लोगों को होमवर्क करना भी है, आपको इसको समझना भी है। देखिए अगर मैं 1 महीने में इसको पूरा कर दूंगा ना, तो उसके बाद आपको 3 महीने लगेंगे उसको समझने के लिए, ट्रू सर, ट्रू। क्योंकि आप डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएंगे इतनी सारी चीजें। मैं इतना सारा चीज बताऊंगा ना कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप क्या करें इसको, कहाँ से इसको मतलब स्टार्ट करें। तो सर इसलिए क्या एक है कि गैप गैप में पढ़ेंगे ना, तो आपका 2 महीने में फिर बहुत अच्छे से आपका प्रैक्टिस होके भी हो जाएगा। और इसलिए करने की जरूरत है। देखिए मेरा लास्ट बैच में मैंने एक मेरे स्टूडेंट को गिव अवे दिया था, एक स्टोन दिया था गिव अवे में। तो वो स्टोन के बाद उसका मेरे को रिप्लाई आया था कि सर जिस दिन से आपने ये दिया है उस दिन से आज तक मेरा पॉकेट में कभी पैसा खत्म नहीं हुआ। मतलब वो मेरा खुद का भी रहेगा, नहीं भी रहेगा, किसी और का भी रहेगा, बट मेरे पॉकेट में पैसा रहता जरूर है। तो बेसिकली आप होमवर्क पे जितना ध्यान देंगे उतना काफी अच्छा है। और होमवर्क का आपका मेथड ये रहेगा कि आपको होमवर्क करके ग्रुप में डाल देना है। जो ग्रुप में आप हैं वो ग्रुप में आपको डाल देना है, राइट। मैं कोशिश जरूर राइट सर। करूंगा कि आपके जीवन के काफी सारे दुख जो हैं वो हल कर सके हम लोग, राइट। तो आज का आपका होमवर्क ये है कि आपको बेसिकली
जो मैंने आपको अभी ये डेट ऑफ बर्थ का बताया है, तो आपको वो मैच हो रहा है नहीं मैच हो रहा है, जो भी है, आपको एटलीस्ट 5 to 7 डेट ऑफ बर्थ को गैदर करना है, और 5 to 7 लोगों का डेट ऑफ बर्थ गैदर करके उसको लिख के आपको वहां भेजना है। और जब भी आप भेजेंगे तो एटलीस्ट वो ऊपर हेडिंग में अपना नाम लिख दीजिएगा, या फिर आप उसमें वो जो भी चाहते हैं वो कर लीजिएगा। और एक वीक तो मैं पहले जैसे लेता था तो वीक टू वीक देता था, बट यहाँ पर शायद हम वीक में 3 ही बार मिलेंगे, बट फिर भी अगर 3 बार में अगर आप सभी लोग जो कंसिस्टेंट रहेंगे उनको सबको मेरी तरफ से आई डेफिनेटली गिव सम गिव अवेज, राइट? थैंक यू सर। राइट सर। तो थैंक यू वेरी मच। अभी कोरोना अभी चल रहा है तो सब लोग अपना ध्यान रखिएगा। और एक चीज में थोड़ा सा ये अपने वीकली के लिए अगर कहा ना कि एवरीडे ले सकते कि नहीं ले सकते, तो एक छोटा सा स्टोरी बताता हूँ। देखिए, एक बार क्या होता है, एक गुरुजन के पास एक शिष्य जाते हैं, विद्यार्थी जाते हैं, और वो कहते हैं कि सर मुझे न्यूमरोलॉजी सीखना है या मुझे अकल्ट सीखना है, तो मैं कितने टाइम में सीख सकता हूँ? तो गुरुजी उन्हें कोई रिप्लाई नहीं देते। तो वो गुरुजी को कहते हैं कि गुरुजी मैं 8 घंटा प्रैक्टिस करूंगा, तो कितने टाइम में सीख पाऊंगा? तो गुरुजी उन्हें कहते हैं कि 1 साल लगेगा। तो फिर वो थोड़ा सा शिष्य जो होता है वो थोड़ा सा मतलब हिल जाता है। तो वो कहता है कि गुरुजी मैं 12 घंटे प्रैक्टिस करूंगा डेली, तब कितने टाइम में सीख पाऊंगा? तो गुरुजी कहते हैं 2 साल लगेंगे। तो उसके बाद गुरुजी को मतलब ये इतना कहता है तो थोड़ा और हिचकिचा जाता है कि ये क्या बात होगी। तो फिर गुरुजी को वो पूछता है कि अगर गुरुजी मैं 15 से 16 घंटे प्रैक्टिस करूंगा डेली, तो मेरे को कितना टाइम लगेगा? तो गुरुजी कहते हैं 3 साल लगेंगे। उसे रियलाइज हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी मेरा ही कुछ गलत जा रहा है। मैं इनको जब भी पूछ रहा हूँ तो कुछ साल बढ़ ही रहे हैं, तो उसका क्या रीजन हो सकता है, क्यों ये गड़बड़ हो रहा है? तो उन्हें डेफिनेटली गुरुजी ये कहते हैं कि चलो तुझे रियलाइज हो गया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रहा है, तो मैं अभी बता देता हूँ क्या गड़बड़ करता है। वेन यू आर फोकसिंग ऑन द प्रोसेस, नॉट द टाइम पीरियड, when you are focusing on the process, when you are not looking for the time period, you can master yourself. When you are focused towards the time period, you cannot master yourself. तो आप न्यूमरोलॉजी सीखने आए हैं ना, तो आप प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, टाइम पीरियड पे मत ध्यान दीजिए। मेरे साथ में मेरे जितने भी स्टूडेंट्स रहे हैं उसका एक एक्सपीरियंस जरूर रहा है कि जब बैच खत्म होता है तो वो कहते हैं खत्म खत्म हो गया, बस अभी और वापस नहीं मिलेंगे हम लोग। तो वो क्या होता है कि वो पहले स्टार्टिंग में वो हनीमून पीरियड की तरह जाते हैं। तो हनीमून पीरियड में क्या होता है, पहले 5-10 लेक्चर तो ऐसे ही खत्म हो जाते हैं, फिर वो धीरे धीरे सीरियस होते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं, और फिर बैच बैच खत्म हो जाता है, तो उनको लगता है खत्म हो गया, चैप्टर क्लोज। तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप सभी लोग पहले से थोड़ा सीरियस रहें, पहले से थोड़ा इसमें एक्टिव रहें, और पहले से एक्टिव रह के आगे बढ़े, राइट? और इन बिटवीन आपको कभी भी कोई डाउट्स आता है, इन बिटवीन आप जब भी हम पढ़ेंगे कभी भी कोई भी डाउट आता है ग्रुप में डाल दीजिएगा। ग्रुप में क्या होगा कि मैं भी आंसर दे दूंगा, कोई और होगा वो भी आंसर दे देगा, मतलब किसी को फंडामेंटल क्लियर होगा तो भी आंसर दे देगा। और आप पढ़ते वक्त इसी तरह से पढ़िएगा कि आप और मैं ही पढ़ रहे हैं और कोई नहीं है। मतलब आपको छोटा से छोटा डाउट भी आता है ना, कि मैंने बोला ना कि ए फॉर एप्पल, तो आप पूछ सकते हैं कि सर ए फॉर एप्पल ही क्यों होता है, ए फॉर क्यों दूसरा कुछ नहीं हो सकता, एरोप्लेन भी हो सकता है, तो ए फॉर एप्पल ही क्यों पढ़ा रहे हैं आप, बराबर है। राइट? तो दैट डाउट्स आल्सो यू कैन आस्क, नो प्रॉब्लम इन दैट, बराबर है? तो आप खुले मन से पढ़िए, और हम ट्राई करेंगे कि हम अच्छे से अच्छा न्यूमरोलॉजी को पढ़ने की कोशिश करें। बाकी मैं फिल्मों का बहुत शौकीन हूँ, तो जब भी मैं कुछ भी चीज पढ़ाऊंगा तो फिल्मों को जरूर बीच में लाऊंगा। फिल्मों से मैं थोड़ा लगाव ज्यादा रहता है मेरा, तो डेफिनेटली आई विल सर कनेक्ट हमारी विद दैट। डे सो थैंक यू टाइम वेरी की मच, गुड क्लास, नाइट एवरीवन फॉर बीइंग देयर। ओके, थैंक यू सर। सर हमारी थैंक यू हाँ सर, जी डे थैंक यू टाइम सो की मच। क्लास और इवनिंग की क्लास दोनों सेम रहेंगी, अगर कभी हम इवनिंग में नहीं ज्वाइन किया और नहीं, डे सेम टाइम ही में किया रहती तो? है मैम। ओके और देखिए वो सेम ही रहती है, पर डिपेंड करता है, क्या होता है, डिपेंड क्या करता है मैम कि मतलब कोई टॉपिक पे कहीं पर थोड़ा बहुत 19-20 हो गया तो उसकी वजह से मतलब इट कैन बी अ 10 to 15% का फर्क, और कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता है। ओके ओके तो थैंक आप मैम डे टाइम में थी कि आप इवनिंग टाइम में हैं, आप कहाँ पर हैं बेसिकली? यू। मेरे को मेनली कभी डे टाइम में कभी इवनिंग में सर, जॉइंट फैमिली है एक्चुअली, तो ओके थोड़ा ओके। सा रहता है इसमें ना। सर मेरा भी यही प्रॉब्लम रहेगा, क्योंकि मेरा अभी क्लास जो है ना वो ऑनलाइन चल रहा है, तो कभी स्टूडेंट्स के वजह से अगर कुछ होता है तो टाइम फ्लेक्सिबल मिल सकता है ना मुझे? देखिए मैं देता हूँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, पर कभी कभी क्या होता है कि जिन्होंने आज हाँ अभी डे टाइम का लेक्चर अटेंड किया है और अभी नाइट का अटेंड कर रहे हैं, उसमें काफी लोग हैं, तो उनको भी थोड़ा डिफरेंस तो लगेगा ही। बराबर एग्जैक्टली है, क्या वो होता तो है, है। पॉइंट टू पॉइंट या डॉट टू डॉट सेम नहीं होता है।
किसी ने वो आज तो है ही डे का रहेगा। अटेंड किया था और आए हैं क्या अभी इसमें कोई है? प्रीति जी आप हैं? सर मेरा चलिए वो शाम को म्यूट है में। ना नेटवर्क प्रॉब्लम था तो हाँ थोड़ा हाँ, मेरा ओके मिस ओके हुआ ओके था। ओके ओके, नहीं नहीं, हाँ दैट्स ओके, बट मैं ये सर खाली उसके कह रहा हूँ बाद कि आप इसमें थोड़ा रिकॉर्डिंग्स सा तो 19-20 भेजेंगे ही रहता है। ना? हाँ, रिकॉर्डिंग्स रिकॉर्डिंग्स तो अभी रिकॉर्ड रहेगी हो तो हम चुका है, उसमें उतना मैं से, आपको रिकॉर्डिंग्स भेजूंगा ना। श्योर श्योर हाँ तो भेजूंगा, हम श्योर उसके भेजूंगा। उसमें से थोड़ा सा टैली कर लेंगे दोनों सेशंस का ना, कि कुछ रह गया तो एक दूसरे का उसमें। नहीं, वो दोनों का रिकॉर्डिंग नहीं दूंगा, मैं एक का ही दूंगा। अब आपको हाँ शायद ठीक दिन है का भी सर, मिल सकता कोई, है आपको, और शायद नाइट का भी मिल सकता है, दैट हेलो। डिपेंड्स। ठीक है सर। ओके, हाँ जी, हाँ ठीक है जी, सर। बताइए। ओके सर। ओके सर, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। ओके, थैंक यू, गुड नाइट थैंक यू, सर। थैंक यू, गुड गुड नाइट नाइट, टेक सर। केयर एवरीवन। जो भी और कोई ओके, क्वेश्चन पूछना चाहता है वो रुक सकता है, बाकी जिनको जाना है जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके सर, मैं चलता हूँ सर मैं। ठीक है, यस यस, हाँ गुड सर, नाइट, मैं टेक केयर, थैंक यू थैंक यू। सर। हाँ ओके, सत्यपाल सर, ये जो हाँ अभी बोलिए ईयर ऑफ सत्यपाल। मैरिज वाला था सर, ये थोड़ा सा क्लियर हुआ नहीं, तो थर्सडे को हम डिस्कस करें इस पर थोड़ा सा ये। हाँ हाँ, जरूर जरूर करेंगे, जरूर चलो करेंगे। और नहीं ठीक। तो फिर क्या है कि आपको अभी भी क्लैरिटी नहीं आई होगी ना, तो हम जब वापस उसको, उसमें जब सेकंड पार्ट सीखेंगे ना, तब मैं आपको और हाँ जी, हाँ जी, क्लैरिटी दूंगा। अच्छा। देखिए, चलो वो तो ठीक क्या है होगा कि काफी सारी चीजें आपको पहली बार में क्लियर नहीं भी होंगी, दैट विल टेक जी सम टाइम। बट जी आप थोड़ा सा प्रैक्टिस अभी ये करिएगा कि आप अभी सबका डेट ऑफ बर्थ गैदर करिए, अपने नियर एंड डियर ओके वंस का डेट ऑफ बर्थ गैदर करिए, और उसको फिर देखिए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। क्योंकि आगे चल के वो डेट ऑफ बर्थ आप सभी को, जो भी अभी सुन रहे हैं उनको सबको मैं कह देता हूँ कि आपको 10 15 20 25 लोगों का डेट ऑफ बर्थ लेके बैठना पड़ेगा ठीक सीखते ठीक वक्त, है। नहीं तो आप कनेक्ट ही नहीं हो ठीक पाएंगे, है आपको समझ ही नहीं आएगा। तो ये डेट ऑफ जी बर्थ सर। मैरिड का या अनमैरिड का? मैरिड का, मैरिड का। मैरिड का, अच्छा ठीक है, ठीक है ठीक है। जी जी चलिए सर, ठीक है सर। जी, थैंक यू, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, गुड नाइट सर। ओके थैंक यू सर, और सर। जिनको नोट्स नहीं मिले हो वो मुझे बता दीजिएगा, मैं नोट्स भेज दूंगा। आप ग्रुप में सर भेज देंगे ना? हमें नहीं मिले हैं। हाँ, ग्रुप में भेज दूंगा। चलिए ग्रुप में ही भेज दूंगा, तो दैट इज मोर हाँ बेटर हाँ, वे टू। मुझे भी नहीं मिले सर, ग्रुप में या भेज दीजिए। श्योर श्योर, मैं ग्रुप में भेज देता हूँ, अभी और भेज देता हूँ, रिकॉर्डिंग 5 मिनट में रिकॉर्डिंग भेज भी देता सेम ना सर? रिकॉर्डिंग भी आप ग्रुप पे भेज देंगे? हूँ। हाँ, रिकॉर्डिंग भी ग्रुप में भेज दूंगा, यस। ठीक है सर, ठीक है सर। देन विल सी ओके यू ऑन ओके, थर्सडे सर। थैंक यू। यस, थैंक यू गुड सो नाइट। मच। डेफिनेटली थर्सडे को, या ओके, टेक केयर, बाय गुड सर। नाइट, टेक केयर, बाय थैंक बाय यू बाय सर, बाय, गुड गुड नाइट, नाइट, गुड थैंक यू, नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, थैंक यू, गुड नाइट एवरीवन। गुड गुड नाइट, नाइट गुड नाइट, एवरीवन। बाय, गुड नाइट, गुड नाइट।